हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक ISPCS। तो आज की वीडियो में हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आपके यूपीएससी 2026 के लिए। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। आप चाहें तो इन करंट अफेयर्स का यूज़ स्टेट पीसीएस में या फिर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पे आप स्टार लगे देख रहे होंगे, दैट मीन्स ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी में वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से करंट अफेयर्स को पढ़ना। डेमो लेक्चर में मैं आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, बट यहाँ पे एट अ ग्लांस हम करंट अफेयर्स पॉलिटी के जरूर देखेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज criminalization of politics. According to a report published by ADR, इंडिया में 47% of ministers including union और state cabinets ये क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, जिसमें से 27% सीरियस चार्जेस हैं। ठीक, अब पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस क्या होता है? जो क्रिमिनल्स की लेजिटिमेसी होती है, पॉलिटिशियंस उनसे मनी मसल गेन करते हैं, ये चीज़ वोहरा कमेटी 1993 में बोलती है। ठीक है, वोहरा कमेटी 1993 में आई थी। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विनेबल कैंडिडेट्स, भाई देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ADR 15.3% ऑफ कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। ठीक है, जो चार्ज्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जिन पे क्रिमिनल केसेस चार्ज्ड होते हैं, वर्सेस 4.4 क्लीन, जो जिन पे कोई भी क्रिमिनल केसेस चार्ज नहीं है। देन हाई कॉस्ट एंड फंडिंग, भाई ब्लैक मनी, आप माफिया वगैरह से जिनका रिलेशन होता है उनको फंडिंग वगैरह ज़्यादा मिल जाती है। जस्टिस स्लो, कन्विक्शन रेट स्लो है। इसके बाद वाला एक और टॉपिक है, दैट इज जुडिशियल पेंडेंसी। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो इंडिया की जुडिशरी है उस पर कितना ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है दैट इज वेरी स्लो। 55% राइज है MPs विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स 2009 से लेकर के। ठीक, देन अभी रिसेंट में अगर आपने देखा हो, करंट अफेयर्स पढ़े हो, तो 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसे प्रपोज करा गया था। इसमें ये बात बोली गई थी कि जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उन्हें 30 डेज या फिर उससे ज़्यादा के लिए डिटेन करा जाता है, क्रिमिनल या फिर पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। 5 years और मोर। ठीक है, टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 years और मोर। अगर आपने यूपीपीसीएस के लिए आई दृष्टि मैगजीन, मैंने खुद पढ़ाई थी, वो पढ़ी है, तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज कहीं पे नहीं है। ठीक है, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात कहीं पे भी यहाँ नहीं आती है। अब इम्पैक्ट क्या होता है ना, जब पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है तो क्रेडिबिलिटी लॉस होने लगती है। लोगों का डेमोक्रेसी में, पब्लिक का जो फेथ होता है डेमोक्रेसी में, वो खत्म होने लगता है। लॉ ब्रेकर्स जो होते हैं वो एज लॉ मेकर्स बन जाते हैं। अब कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल क्यों बना? क्योंकि उसने कोई लॉ ब्रेक करा। लॉ ब्रेक करने के बाद वो लॉ मेकर्स बन जाते हैं। अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेसेस, ये तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव कर रही है कि करप्शन ना हो, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। देन कुछ यहाँ पे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR। इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं अपने जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कन्विक्शंस हैं, उनको डिस्क्लोज करें। अब लिली थॉमस केस हो, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR हो, ये तीनों ही केसेस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। आप इनका ईयर एक बार देख लेना, कई बार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? भाई इन पर पेनल्टीज लगाओ, डेडिकेट करो कुछ इलेक्शन बेंचेस, रिव्यू करो जो सेक्शन 11 है RPA का, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाओ, तभी तो करप्शन नहीं होगा। अब ये पॉइंट आपके मेंस से इंटरलिंक्ड है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जुडिशरी पे हमारी बहुत ज़्यादा बर्डन है। सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 88,417 केसेस पेंडिंग हैं, तभी तो कन्विक्शन रेट इतना कम है, क्योंकि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है एंड कन्विक्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो 88,000 ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिला है। एंड हाई कोर्ट्स में आप देखिए 63 लाख केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि लो जज पॉपुलेशन रेशियो है। भाई जजेस इतने हैं ही नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से। 120th लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन पे, पर ये तो हाफ से भी कम है, देयर आर ओनली 21 जजेस। ठीक है, अंडर यूज जो ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि ग्राम न्यायालय है, ये इनफेक्टिव है।
आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेना चीज़ों को, तो ये सब होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर यही सब चीज़ें बाहर सेटअप हो जाए, बाहर कुछ अगर गाँव का डिस्प्यूट है, कुछ नॉर्मल डिस्प्यूट है जिन्हें कोर्ट में बिना जाए सही करा जा सकता है, तो कोर्ट पे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। डिले होते रहते हैं, अपील होती रहती हैं, एडजर्नमेंट होते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, स्टाफ लिमिटेड है, इम्यूनिटीज़ बहुत कम है, टेक्नोलॉजी भी आप कोर्ट्स में देख लीजिए तो इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए अगर हम बजट की बात करते हैं तो डिफेंस में हम बजट एलोकेट करते हैं, बट जुडिशरी में सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का 0.1% बजट को ही एलोकेट करा जाता है। ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, अंडर ट्रायल्स हैं, 76% ऑफ द प्रिजनर्स जो है वो प्रिजन में तो हैं बट दे आर अंडर ट्रायल्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, एक हियरिंग की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे जुडिशरी में। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक बार देख लेते हैं कि केस पेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। सबसे पहले तो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ई कोर्ट्स की मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है वो कोर्ट्स चलें। कमर्शियल कोर्ट्स को बनाया जाए कि जो कमर्शियल मैटर्स को हैंडल करे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो हीनियस क्राइम्स है जैसे कि पॉस्को कोर्ट्स को अलग से इस्टेब्लिश करा जाए। एडीआर मैकेनिज्म जैसे कि लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ करा जाए कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जा सके। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई, NJIA इस्टेब्लिश करो, एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी जो कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, AI वगैरह का यूज़ करे। एडहॉक जजेस को यहाँ पे सेटल कराओ। ठीक है, रिटायर्ड जजेस हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको यहाँ पे लेकर के आइए ताकि जजेस का जो रेशियो है वो अच्छा हो सके। टारगेट बनाओ, एक टारगेट सेट करो, जैसे आप भी टारगेट सेट करते हो कि आपको 2026 में UPSC में पेपर देने जाना है, प्रीलिम्स देना है आपको, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से टारगेट होना चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। आप टेस्ट देते हो, अपना पढ़ा हुआ रिव्यू करते हो। कंट्रोल एडजर्नमेंट्स, भाई टेक्निकल डिलेज वगैरह की वजह से अगर कोई चीज़ देरी हो रही है तो उसको अच्छा करो। लिटिगेशन वगैरह लेकर के आओ, प्रमोट करो ADR को, दैट्स इट। नेशनल मेडिकल कमीशन, भाई इनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है दैट हैज़ कंप्लीटेड 5 years। भाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आप 3-4 तरह की बॉडी पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है मतलब उसकी लीगल बैकिंग होती है, उसे किसी एक्ट से बनाया जाता है। ठीक है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ऑफ 2019 जो इफेक्टिव में कब आया था, 2020 में आया था। किसको रिप्लेस करा था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके आया था। दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल मेडिकल कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इसमें चेयरपर्सन होता है, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार ये देख लेना, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे के सारे जो भी लोग होते हैं, जो मेंबर्स हैं इसके, जो चेयरपर्सन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती हैं। दैट्स इट। फंक्शन क्या है भाई, पॉलिसी वगैरह, स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती हैं ये हेल्थ केयर को लेकर के, रिसोर्सेज वगैरह को लेकर के। स्मूथ फंक्शनिंग जो बोर्ड की है, काउंसिल की, उसको मॉनिटर करते हैं। प्रोफेशनल कंडक्ट है। ठीक है, दैट्स इट। इश्यूज है इसमें, गवर्नेंस का गैप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। फी रेगुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल फी फॉर ओनली 50% प्राइवेट सीट, सिर्फ और सिर्फ 50% प्राइवेट सीट्स की जो फीस है ये रेगुलेट करते हैं। एथिक्स ओवरसाइट है भाई, मिसकंडक्ट हो रहा है जुडिशियल इनपुट एंड टाइमलाइंस का, ठीक, मिसकंडक्ट हो रहा है, बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस इसका बहुत स्लो है। ठीक है, अनक्वालिफाइड जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है ये तो अच्छा नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए कि अनक्वालिफाइड जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड भी नहीं है एज बीइंग डॉक्टर्स, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंक्लूजन यही है कि भाई मॉडर्नाइज मेडिकल गवर्नेंस होनी चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, एथिकल ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट। जो फ्रांस है वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया था। अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ बता रखी हैं कि इंडिया और फ्रांस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक, इंस्टेबिलिटी हो गई थी फ्रांस में, बस आपको इतना याद रखना है। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, दोनों में ही रिपब्लिकन डेमोक्रेसीज हैं, इलेक्टेड हेड होते हैं स्टेट के, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, जो हमारे आप प्रियम्बल में देखते हो ना, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी का जो आइडिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, वो हमने फ्रांस के ही कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। ठीक है, अब देख कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रैंसैक करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हमने USA से, UK से, जापान से क्या क्या चीज़ें बोरो करी है, तो उसमें से फ्रांस से भी हमने रिपब्लिक का और लिबर्टी का आइडिया जो है वो बोरो करा है। अब कुछ टेबल्स, एक टेबल दी गई है यहाँ पे, सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे इंडिया और फ्रांस में।
पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, बट यहाँ पे आपको फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ड्यूअल एग्जीक्यूटिव जो है देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? तो इंडिया में आपको पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग वोट देने नहीं जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। फ्रांस में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से, कि आपने एक एज अटेन कर लिए, नाउ यू आर एलिजिबल कि आप प्रेसिडेंट के लिए वोट डाल सकते हैं, कंसिडर ABC, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो भाई इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा से इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय लोकसभा, बट हम डायरेक्टली जाकर के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वोट नहीं करते हैं, ही और शी इज इलेक्टेड बाय लोकसभा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो सरकार गिर जाती है। बट प्राइम मिनिस्टर हेयर इन द फ्रांस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता है, इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड है, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट मस्ट हैव असेंबली कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस वाली बात यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है। इंडिया में आपको क्वासी फेडरल देखने को मिलता है, कुछ फीचर्स आपको यूनिटरी के, कुछ यूनियन के, कुछ फीचर्स आपको फेडरलिज्म के यहाँ पे देखने को मिलता है। बट व्हाट इज इन फ्रांस, यहाँ पे आपको यूनिटरी फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर मिलेगी एज कम्पेयर टू द लोकल अथॉरिटीज। सेक्युलरिज्म का क्या अप्रोच है भाई, अपने यहाँ पे इंडिया में पॉजिटिव अप्रोच है, स्टेट के सामने सारे ये धर्म समान होते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, XYZ। फ्रेंच में क्या है, फ्रांस में क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो रिलीजन होता है और जो स्टेट होता है उसमें क्लियर सेपरेशन होता है, ठीक है, क्लियर सेपरेशन होता है, दैट्स इट। अब हमारे यहाँ पॉजिटिव है, अब आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, एक ही चीज़ है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये गवर्नेंट अप्रोच है, एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है जो कि डिजिटल, अजाइल और डेटा ड्रिवन सिविल सर्विसेज को बनाने के लिए ये डिक्लेरेशन को हमने अडॉप्ट करा है, ठीक है। कब करा, 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस थी, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन में हमने अडॉप्ट करा, क्या करने के लिए, डेटा ड्रिवन सिविल सर्विसेज। लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ MCQs भी मैं बताऊंगी, ठीक है, उसमें भी ये सारे ही टॉपिक्स हैं, चाहे आप यहाँ से पढ़ लो, चाहे आप लास्ट में रिवाइज कर लो, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट करेगा इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। मल्टीलिंगुअल, रियल टाइम, एथिकल सिटीजन, जो सिटीजन सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि भाषिनी, DG यात्रा। अब कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, सक्सेसफुल जैसे कि संपदा मध्य प्रदेश का, एकता बेंगलुरु का, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का, दैट इज इट। ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ उतना पढ़ना है। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, नेशनल एग्री स्टॉक फॉर बेटर क्रेडिट एडवाइजरीज एंड मार्केट्स के लिए। अब ये एक बॉक्स में जो चीज़ दी गई है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं भी पढ़ाती तो भी मैं कुछ बॉक्स बना देती हूँ, एंड आई नेम इट ज्ञान का पिटारा, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी इन्होंने बॉक्स बनाया और बताया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय अल्बेनिया। अल्बेनिया ने दुनिया का पहला AI मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया है, जिसका नाम है डेला। क्या नाम है? डेला। ये दुनिया का पहला AI मिनिस्टर है जिसे अपॉइंट करा है किसने? अल्बेनिया ने। इंपॉर्टेंट। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर। अब आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे आप PYQs देख लो, UPSC के देख लो, UPPCS के देख लो, उसने ऑर्डर से बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अगर कोई बिल इंप्लीमेंट करा गया है तो बिल से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं उसका फोकस रहता है किसी एक्ट पे। अगर कोई एक्ट न्यूज में है तो एक्ट से क्वेश्चन वो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि पूछा जाएगा। बट ऑर्डर से क्वेश्चन आना, ऑर्डर हो गया, रूल्स हो गया, इनसे क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। तो आप चाहो तो आप इसको एक बार रीडिंग लगा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको टॉपिक जो है एक्सप्लेन करके चली जाऊंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स है उनको। पहला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC में PYQs में पूछा जा चुका है और अदर स्टेट PCS में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे इसके मेंबर्स हो, चाहे इसकी रिसेंट मीटिंग हुई हो या फिर कुछ भी। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 25th समिट होती है तियानजिन चाइना में। 25th है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 25th क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? सिल्वर जुबिली। SCO का एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। इंडिया इज अ मेंबर। इंडिया के साथ साथ एक और देश है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाकिस्तान। ये दोनों ही मेंबर्स हैं यहाँ पे। हेडक्वार्टर इसका आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। तियानजिन डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन होता है। SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कब तक? 10 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। 10 ईयर्स की SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को यहाँ पे साइन करा गया है अंटिल 2035। देन चेयरमैनशिप नेक्स्ट ईयर की किसके पास है? तो किर्गिस्तान के पास है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किर्गिस्तान के पास नेक्स्ट ईयर की यहाँ पे आपको चेयरमैनशिप देखने को मिल जाती है। अब लाओस को एडमिट कर लिया गया है एज अ पार्टनर कंट्री। लाओस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, आपको ये बात याद रखनी है।
मैंने थंबनेल में इसीलिए लिखा था, न्यूज़ है, MCQ आपको पढ़ाऊंगी मैं और स्टैटिक भी है। लाओस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, आपको ये बात याद रखनी है, पार्टनर कंट्री है। अब SCO में 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स हैं और 17 पार्टनर्स हैं। SCO ने ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को। ये क्या होता है? ये 1991 में स्टैब्लिश होता है। ये ट्रेड और मिलिट्री कॉपरेशन है बिटवीन द फॉर्मर USSR स्टेट्स, जो पहले के USSR स्टेट्स थे एक्सेप्ट जो बाल्टिक नेशंस हैं उनको हटा करके उनका एक ट्रेड और मिलिट्री कॉपरेशन है। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। भाई सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म को लेकर के कुछ आउटकम्स यहाँ पे निकले हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक सक्सेस इंडिया को लेकर के, पहलगांव अटैक को कंडेम करा गया है, यहाँ पे बहुत ही हीनियस क्राइम था। देन सेटअप करेंगे एक SCO एंटी ड्रग सिक्योरिटी थ्रेट सेंटर को यहाँ पे। ग्लोबल गवर्नेंस ट्रेड, भाई चाइना बैक करता है इसको, चाइना का आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, चाइना में ही हेडक्वार्टर है, चाइना में ये मीटिंग हुई है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव चाइना इसे बैक कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सोवरेन इक्वालिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म। ठीक, SCO डेवलपमेंट बैंक और क्रेडिट मैकेनिज्म यहाँ पे स्टैब्लिश करा जा रहा है एज अ नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव। मार्केट जो डॉलर होता है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, SCO डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे और क्रेडिट मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे ताकि नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकें। फिर आपने सुना होगा चाइना का ब्यूड्यू सिस्टम। ये क्या है? एक GPS सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना, एज अ GPS ऑल्टरनेटिव। जैसे आप हम लोग बोलते हैं GPS है, गूगल मैप्स क्या है? GPS है, नेविगेशन सिस्टम है चाइना का। इसीलिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट नेविगेशन सिस्टम को याद करना। अलग अलग देश के जो भी नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया में क्या है? नाविक। ठीक है, इसी तरीके का चाइना में ब्यूड्यू सिस्टम। GPS कहाँ का है? GPS अमेरिका का है, GPS सिस्टम USA का है। ठीक है, और भी आउटकम्स आप देखो, जैसे कि सपोर्ट करा गया इंडिया का जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का इनिशिएटिव है। ठीक है, सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम को प्रपोज करने की बात कही है, इंडिया ने प्रपोज करा है सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, जो कि सॉफ्ट पावर को एनहांस करता है। किसको? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एनहांस करता है। देन कंक्लूजन क्या है? बूस्ट करेगा सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक टाइज। बट आपको पता है ये जो दो बड़े बड़े नेशंस है ना, यहाँ पे आप चाहे USA देख लीजिए, आप चाहे चाइना देख लीजिए, ये किसी के ज़्यादा हेल्पफुल होते नहीं है। ठीक है, ये चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे, बट इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो मिले SCO के समिट पे, कहाँ हुई? तियानजिन चाइना में, अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो 2018 से पहली प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी चाइना में। यहाँ पे ये रिन्यू इंडिया चाइना एंगेजमेंट को रिन्यू करने की बात करते हैं। अब कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हमेशा आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, उत्तराखंड हो, लद्दाख वाला रीजन हो, आप LAC देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब डिस्प्यूटेड बाय चाइना है। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, डोकलाम हो, गलवान हो। ठीक है, अनसेटल्ड बॉर्डर है। ये साफ सीधी बात ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक लंबा अनसेटल्ड बॉर्डर है, डोकलाम और गलवान। ठीक है, ये आपको भूटान साइड, मतलब ट्राई जंक्शन पे है, डोकलाम ट्राई जंक्शन पे है भूटान, इंडिया और चाइना का। ठीक है, डोकलाम जो है वो भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ठीक, LAC आपको पता है ये वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन यहाँ पे पड़ रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस है यहाँ पे, इंडिया ट्रेड डिफिसिट में रहता है चाइना से, क्योंकि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर लेते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आप भी अपने घर में देखेंगे तो मेड इन चाइना आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, छोटे से बड़ा। अभी दिवाली निकली, अभी लाइट्स जो थी अधिकतर मतलब स्वदेशी डेफिनेटली थी, हमें स्वदेशी की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, बट मेड इन चाइना काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वाटर पावर, चाइना वाटर पावर को यूज़ कर रहा है, डैम बना रहा है। यारलुंग सांगपो नाम की नदी अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जो बनती है ब्रह्मपुत्र, वो डैम बना रहा है, यहाँ पे डैम बना रहा है। तो हमारे लिए स्कार्सिटी हो जाएगी ना पानी की उस एरिया में। अब कुछ सारी चीज़ों को यहाँ पे रिन्यू करने की बात हो रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट को, डायलॉग मैकेनिज्म। 75 ईयर के टाइज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता बहुत नया है, इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत पुराना है, 75 ईयर्स। रिवाइव करना है ड्रैगन एलिफेंट टाइज। एलिफेंट इंडिकेट्स इंडिया एंड ड्रैगन इंडिकेट्स चाइना, तो ड्रैगन एलिफेंट टाइज को हमें अच्छा बनाना है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखना है। और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये कहाँ पे है? ये चाइना में पड़ती है, बट हिंदू लोगों के लिए इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस मानी जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, फिर आप बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। इंडिया ने रिन्यू करा है अपने एंगेजमेंट, तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे चाइना जो है सप्लाई करता है बहुत अच्छे लेवल पे हमें। देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस, आप चाहे WTO देखिए, IMF UN में बहुत इन्फ्लुएंस करता है, काउंटर बैलेंस करता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। अब ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये
ग्रुपिंग है जो काउंटर कर रहा है। काउंटर किसे कर रहा है? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। किसे? यूएसए को काउंटर करने के लिए, ठीक है। ब्रिक्स बैंक हो जाए, ब्रिक्स एक अपनी नई करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। देन इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, ये एक्सपेंड कर सकता है अपॉर्चुनिटीज, नेविगेट कर सकता है यूएस सैंक्शन, जो भी यूएस सैंक्शन लगाता है, ठीक है। ये अच्छा हमारे लिए रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जो रशिया हमारे साथ में है। कंक्लूजन यही है यहाँ पे कि इनहांस डायलॉग कैसे कैसे, ब्रिक्स के थ्रू, एससीओ, ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज और ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है। यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, सेंसिटिविटी और इंटरेस्ट को हमें डेवलप करना है। इंडिया जापान पार्टनरशिप, जितना ज़्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो क्वेश्चन बनता है एक्चुअली यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में। जापान एक आइलैंड नेशन है जो कि 4 आइलैंड से बना है, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा है, इन आइलैंड्स को आपको नॉर्थ टू साउथ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी पता है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ हमें होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु का एक नॉर्थ टू साउथ और एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आइलैंड आपको ज़रूर पता होने चाहिए। देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो वो विजिट करते हैं जापान को, कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन होते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को। कमिंग ऑन टू द इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब एक 10 ईयर के लिए हम एक विजन सेट कर रहे हैं जिसमें 8 एरियाज, जिसमें कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, स्टेट परफेक्चर एंगेजमेंट्स, इनको यूज़ करा गया है यहाँ पे, इनको इंक्लूड करा गया है एक्चुअली में। स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप, जैसे कि आंध्र प्रदेश को टोयामा, ये जो आंध्र प्रदेश है ये हमारे यहाँ का, टोयामा आपको जापान में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु को ऑन द बेसिस ऑफ आइम, ठीक है। उत्तर प्रदेश को यामायांशी, यूपीपीसीएस देने अगर जाओ अगले साल तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यामायांशी बनाने की कोशिश करी जा रही है। एंड देन गुजरात तो शिजुजा, ठीक है, शिजुका, डोरेमोन वाली शिजुका नहीं, शिजुका, ठीक, स्पेलिंग ऐसी ही है कुछ। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करना है सप्लाई चेन। सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेमीकंडक्टर्स प्लस जो क्रिटिकली रेयर मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है। वो बेस बनाते हैं एक तो। देन स्पेस कॉर्पोरेशन, आपको पता है हमारा लूपेक्स मिशन, ये जापान के साथ ही इंक्लाइंड है यहाँ पे जो भी लूपेक्स मिशन है। देन पिलर्स है इंडिया जापान रिलेशन के, क्या क्या पिलर्स हैं, जैसे कि स्टेटस, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, बायलिटरल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, जिमेक्स, धर्म गार्जियन, मिलान, मालाबार, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी करते हैं हम जापान के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जापान के साथ शेयर करते हैं। जिमेक्स, धर्म गार्जियन, सब एक्सरसाइजेज हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेड भी हम बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं जापान के साथ। देन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन वाला जो आइडिया है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम जापान। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम सपोर्ट करता है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी, जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन। जापान क्या है? जापान एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। रोल ऑफ इंडिया जापान इन ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है। स्ट्रेंथन क्या करना है? मल्टीलेटरलिज्म को हमें स्ट्रेंथन करना है। G4 फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। परमानेंट सीट्स जो है उनको इंक्रीज करना है। इंडिया हमेशा डिमांड करता है, कुछ कंट्रीज हैं जो वीटो पावर का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जो P5 कंट्रीज हैं, ठीक है। अफ्रीका का डेवलपमेंट होना चाहिए डेफिनेटली, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन यही है, डिस्पाइट न्यूक्लियर टेक रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, इंडिया जापान पार्टनरशिप जो है की है इंडो पैसिफिक पिलर है। जापान जो है काउंटर करता है चाइना का, कैसे? यूएस अलाई से, ठीक है, यूएस के साथ अलाइन करके। इंडिया मेंटेन करता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, शेयर करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है, हम लोग जापान से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ बोरो करिए। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आपको अगर पता है तो आप लोग मुझे बताइए कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। तो डेफिनेटली जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको आंसर करके जाऊंगी, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आप गूगल करेंगे तो आपको फॉरएवर इन मेमोरी वो चीज़ें बैठ जाएंगी। न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा, अब ये क्या है? ये एजेंडा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही एजेंडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एजेंडा 21, ठीक है। जो एक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। जॉइंट कम्युनिकेशन है जो कि आउटलाइन कर रहा है न्यू EU इंडिया एजेंडा। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका एम है इन्हांस करना प्रॉस्पेरिटी को, सिक्योरिटी को, एड्रेस करना ग्लोबल चैलेंजेस को इकट्ठे मिल करके। 5 पिलर्स पे ये बनाया जा रहा, 5 पिलर्स, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी। अब प्रमोट कर क्या करना है हमें? ग्रोथ, जॉब्स, इंडस्ट्री, डीकार्बनाइजेशन, कार्बन का डीकार्बनाइज करना है हमें, ठीक है। हमें इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है।
फाइनलाइज करना है FTA, ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको। देन आप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में देखिए, जो टेक्नोलॉजीज वाया इनोवेशन हब्स को हमें सपोर्ट करना है, इमर्जिंग जो है उनको सपोर्ट करना है, डेवलप करना है डिजिटल इन्वायरमेंट। देन सिक्योरिटी डिफेंस, थ्रेट्स होते हैं, टेररिज्म है, ट्रांसनेशनल जो भी क्राइम हो रहा है उसको हमें कम करना है, एड्रेस करना है, एटलीस्ट उसके बारे में बात तो कर रही है। कोऑर्डिनेट करना है इंडियो पैसिफिक, प्रमोट करना है रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, जो भी मैरीटाइम ऑर्डर है। मैंने बोला आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप एक दो बार पढ़िए उसको, आपको तभी आइडिया हो जाता है, और स्पेशली जब आप PYQs पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसा टॉपिक है जिससे कुछ बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड इजराइल। इजराइल जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ गाजा, पैलेस्टीन और 2 स्टेट थ्योरी हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। आप चाहे यहाँ पे देखिए, इजराइल हैज़ बिकम द फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन अप बिट विद इंडिया। बिट क्या होता है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इट्स अ बायलेटरल, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में हुई एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो उसने इंडिया के साथ साइन कर ली है। अर्लियर 1996 में साइन करी गई थी, बट इट वॉज टर्मिनेटेड इन द ईयर 2017। ओके, गुड टू गो। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ इजराइल ने साइन कर ली है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ इजराइल, द एडजॉइनिंग नेशंस, एवरीथिंग अबाउट इजराइल। तो इस तरीके का कुछ इजराइल जो है आप मैप में देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा। दिस इज गाजा, दिस इज पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक। यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलता है, ऊपर आपको गोलन हाइट, सी ऑफ गैलिली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गल्फ ऑफ अकाबा से इट्स जॉइंड बाय द रेड सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मैपिंग हम पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाजा में आपको राफा क्रॉसिंग, एरिस क्रॉसिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज़ हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया और सिंगापुर। 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर हमारे यहाँ पे आए थे इंडिया विजिट करने के लिए। 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आपको याद रखना है 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है, ठीक है, रिव्यू करा गया ट्रेड एग्रीमेंट, सपोर्ट करा गया सेमीकंडक्टर्स को। मैंने आपको पहले भी बताया है सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बूस्ट करा जाना चाहिए कैपिटल मार्केट्स, स्पेस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, स्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन की बात करी गई है इन स्पेस और सिंगापुर के बीच में। डिफेंस सिक्योरिटी पे, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन, जो अनमैन्ड वेसल्स हैं उनको लेकर के, ये सब ना जो और कंट्रीज है ना, जो देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो हमसे बेटर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उससे हम कुछ बोरो करते हैं, जो हम जिससे ज़्यादा हम डेवलप्ड है, मतलब हम उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो हम उनको कुछ देते हैं। बांग्लादेश के साथ हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, और जो दूसरे नेशंस है जो डेवलप्ड है इंडिया से ज़्यादा, वो हमारे यहाँ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से सिंगापुर ने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें करी हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे चेन्नई में। देन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, अर्बन वाटर, सिविल न्यूक्लियर वगैरह को लेकर के। कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, आपको पता है ट्रेड भी अच्छा खासा होता है हमारा सिंगापुर के साथ, हेल्थ केयर को लेकर के। देन पीपल टू पीपल, सोशल, इंडियन डायस्पोरा, देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। कमिंग ऑन टू पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ पे हुआ है आप देख लो, इम्पैक्ट क्या है? न्यूक्लियर रिस्क बढ़ जाएगा, पावर शिफ्ट हो जाएगी जो बूस्ट कर देगा सऊदी डिफेंस वर्सेस ईरान, हूती रिबेल्स हैं, ठीक है, इजराइल, सिग्नल्स रिड्यूस हो जाएंगे यूएस रोल को लेकर के। इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वैसे ही पाकिस्तान, आपको पता ही है, पाकिस्तान में यूज पैक्ट एज डिटरेंस अगेंस्ट इंडिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकता है ये जो इसका एग्रीमेंट है, ठीक है, ये आप देख लेना, इतना ही इंपॉर्टेंट था। एक चीज और यहाँ पे, अब इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की ये जो डील हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस को लेकर के, बस यहाँ तक। इंडिया और सऊदी के रिलेशंस कैसे हैं? इंडिया इज सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, सऊदी अरेबिया इज इंडिया फिफ्थ। इंडिया जो है सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया का फिफ्थ है। बायलेटरल ट्रेड जो है 2023 में इट्स अप्रॉक्स 42.98 बिलियन $, ठीक है। इंडिया का नेट इंपोर्ट की बात करें जाए तो ये प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए। देन एनर्जी के सेक्टर में सऊदी अरेबिया इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई। आपको पता है ये सारा सऊदी वाला रीजन, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन, ये क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। क्रूड ऑयल आपको एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, और हम जैसे नेशंस हैं वो इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से। तो क्रूड ऑयल हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, सप्लायर है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट।
कमिंग ऑन टू पैलेस्टीन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय मल्टीपल नेशन। टू स्टेट थ्योरी है यहाँ पे, टू स्टेट सोल्यूशन है जो काम करता है। अब मैंने आपको बताया ये इजराइल, ये है पैलेस्टीन, ये है गाजा। ये वाला जो नेशन है ना, मतलब ये एक सेपरेट नेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे नेशंस ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज पैलेस्टीन एज अ सेपरेट नेशन। अब इसमें 4 वेस्टर्न नेशंस हैं, यूके, कनाडा, पोर्टुगल और ऑस्ट्रेलिया। joined over 140 UN members in recognizing Palestine। अब आप ये बात सोचो, जब एक नेशन बनता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। आप वो ट्रेड कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना सकता है अदर नेशन के साथ। जब उसको एक सेपरेट नेशन का दर्जा ही नहीं मिला है तो कितनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है उसके लिए। यही चीज़ ताइवान और चाइना के बीच में भी आती है जो इजराइल और पैलेस्टीन के केस में है। इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था बहुत पहले ही पैलेस्टीन को इन 1988। रिसेंटली इन द फेवर ऑफ द अंगर जो UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसके रेजोल्यूशन में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो कि 2 पीसफुल स्टेट थ्योरी सोल्यूशन देता है, बस इतना आपको याद रखना है पैलेस्टीन के केस में। देन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में क्राइटेरिया की परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, ये चीज एज पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस में शायद आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो, जब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन में आप किसी भी अगर क्वेश्चन आता है पैलेस्टीन, इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के, तो देन यू कैन कोट मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। बट एज पर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मॉन्टेविडियो डिक्लेरेशन। कन्वेंशन है, दैट इज अ कन्वेंशन, इसमें परमानेंट पोल्यूशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड जो कैपेसिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के उसके बारे में बात करी गई है। रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज पैलेस्टीन एज अ सेपरेट नेशन। दैट्स गुड टू गो। चलिए बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट्स कैन रिकॉग्नाइज अ स्टेट और द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट्स है वही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी स्टेट या फिर गवर्नमेंट को। यूएन बीइंग नीदर स्टेट नॉर अ गवर्नमेंट हैज नो सच अथॉरिटी। ठीक है, यूएन के पास इस तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ना ही तो यूएन एक स्टेट है, ना ही तो वो सरकार है। यूएन कैन ओनली एडमिट न्यू स्टेट्स एज मेंबर्स। यूएन क्या कर सकता है, यूएन सिर्फ और सिर्फ एडमिट कर सकता है अपने मेंबर्स को, दैट्स इट। अब बात करते हैं न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। आपको पता होगा हर चीज़ में एआई का बोलबाला है। एआई आजकल बहुत सारी चीज़ों में है, बीइंग बेनिफिशियल, और चाहे आप साइबर क्राइम वगैरह को ले लो तो एआई हर चीज़ में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस करे हैं 2 मैकेनिज्म किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए एआई गवर्नेंस को। वो क्या क्या है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। आप इस चीज़ को ना कई जगह कोट कर सकते हो इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख रहे हो तो भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है, ये साइंस एंड टेक वाले पेपर में भी आ सकता है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड पैक्ट फॉर द फ्यूचर। देन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड। जिनोसाइड क्या होता है, जिनोसाइड एक किसी भी रेस, एथनिक ट्राइब के लोगों को खत्म कर देने की, मर्डर कर देने की बात होती है, डिस्ट्रॉय करने की बात होती है। यहाँ देखिए आप, डिफाइंस जिनोसाइड, जो जिनोसाइड कन्वेंशन है वो डिफाइन करती है जिनोसाइड को कि एक एक्ट है जिसका इंटेंशन यही है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या तो पूरी या तो थोड़ा उसका पार्ट, एक नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप को इन वॉर और पीस, किसी भी चीज़ की वजह से वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, एक एथनिक ट्राइब को, रेशियल या फिर रिलीजियस कोई ग्रुप हो तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के बारे में। तो एक यूएन मैंडेटेड कन्वेंशन है ये। ठीक है, दैट इज वॉज कंडक्टेड इन गाजा अंडर द जिनोसाइड कन्वेंशन। मेंबरशिप इसमें 41 सिग्नेटरीज है, 153 पार्टीज हैं, एंड इंडिया ने इसको 1949 में ही साइन कर लिया था एंड रैटिफाइड इट बाय 1959 में। ठीक है, ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके सारे केसेस वगैरह देखता है इन कन्वेंशन के। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, सितंबर मंथ में ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अपनी मेंबरशिप विड्रू कर ली थी। ठीक है, ये 3 नेशंस आपको याद रखने हैं। प्रीलिम्स में अगर यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ पे एक 4th कंट्री आपको ऑप्शन में दे देगा एंड इट विल आस्क कि भाई कौन सा नेशन पार्ट नहीं है। तो बुर्किना फासो, माली एंड नाइजीरिया रिसेंटली विड्रू कर लिए हैं इन्होंने। अक्यूजिंग, क्या अक्यूज करा है कि इट्स अ टूल है न्यू कॉलोनियल रिप्रेशन का, कंट्रोल बाय इंपीरियलिस्ट पावर, कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसको जो इंपीरियल पावर है वो कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, वो कंट्रोल कर रही हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हेग है नेदरलैंड्स में। ठीक है, हेग नेदरलैंड्स में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। ये पहला वर्ल्ड परमानेंट है, पहला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, पहला है। इसको फाउंड कहाँ करा गया था, बाय रोम स्टैट्यू। ठीक है, ओरिजिन इसका कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रोम स्टैट्यू। इतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स, there are 125 countries are the members and India, Israel, US, Russia, China are not the parties. Important, आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि India is a part, India is a party, India is not a party.
आप नेशंस देखिए, बहुत बड़े बड़े नेशंस, इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया एंड चाइना। रशिया, चाइना, यूएस, ये तीन आपको पता है बहुत बड़े नेशंस हैं। यूएस, रशिया, चाइना आर नॉट द पार्टीज ऑफ आईसीसी, ठीक, मेंबरशिप नहीं है, दे आर नॉट द पार्टीज। दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू स्कारबरो शोर। ये क्या है? ये छोटा सा अटॉल है, अटॉल आइलैंड वगैरह है, कोरल रीफ्स पे बना हुआ है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि चाइना और फिलीपींस दोनों ही इस पे अपना जो क्लेम है वो क्लेम करते हैं। फिलीपीन ने रिसेंटली क्या हुआ कि कंडेम करा है, चाइना एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है वहाँ पे इस वजह से, तो दोनों ही चाइना और फिलीपींस इसमें क्लेम करते हैं कि हमारी टेरिटरी का पार्ट है। लड़ाई दो नेशंस के बीच में किसी भी टेरिटरी को लेकर के होती है, जैसे आप अर्मेनिया, अजरबैजान देख लीजिए, जिसके बीच में नोगार्नो कारबाख वाला जो माउंटेनियस रीजन है वो डिस्प्यूटेड है। अभी यूएस ने उस पर पीस एग्रीमेंट कराया है। तो स्कारबरो शोर में क्या है? यही है, ये आपको साउथ चाइना सी में एक छोटा सा अटॉल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, स्कारबरो शोर। कमिंग ऑन टू बग्राम एयरबेस। ये जो बग्राम एयरबेस है ना, दैट इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। ये वहाँ का सबसे बड़ा बेस है, ठीक है, लार्जेस्ट एयर बेस है अफगानिस्तान में, जो आपको काबुल के नॉर्थ में देखने को मिलता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है अफगानिस्तान में रिसेंटली 2021 में यूएस ने वापस ले लिया था और यहाँ पे तालिबान का जो है बोलबाला हो गया था। उसके बाद से बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स की। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले जो करंट अफेयर देखने जा रहे हैं दैट इज जीएसटी रिफॉर्म। रिसेंट में आपको पता है कि जीएसटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं। जीएसटी कुछ चीज़ों पे कम हुआ है, कुछ चीज़ों पे बढ़ा है, ठीक है। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें अप्रूव करा जाता है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, मतलब जीएसटी 2.0। जीएसटी काउंसिल का आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 279A आर्टिकल 279A आर्टिकल में आपको जीएसटी काउंसिल देखने को मिलती है। जीएसटी वाज एडेड बाय 101 अमेंडमेंट, ठीक है, 101 अमेंडमेंट से जीएसटी को ऐड ऑन कर लिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, उन सारे टैक्सेस को हटा करके जीएसटी ऐड ऑन कर लिया गया था। इसमें भी आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स हो गया, ठीक है। अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको 101st अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2017, यू शुड रिमेंबर दिस, इन द ईयर 2017 इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके कॉम्पोनेंट्स है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी वाला एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कलेक्ट करा जाता है सेंटर के थ्रू एंड शेयर करा जाता है स्टेट्स में, दैट्स इट। अब ये जो जीएसटी 2.0 है, इसके कुछ की रिफॉर्म्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि नया रेट स्ट्रक्चर, 2 नए स्लैब्स बनाए गए हैं, 5% और 18%, जिन्हें रिप्लेस किसे करा जा रहा है? 12% और 28% को। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देखिए, जो जीएसटैट है ये हैंडल करेगा अपील्स बाय 2025 सितंबर, ठीक है। ये क्या है जीएसटैट? आप नेक्स्ट देखो, जीएसटैट क्या है? ये टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, एक तरीके का ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब बेनिफिट्स इसके देखो, कर तो दिया। अब सेक्टोरल रिलीफ भी आप पढ़ सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में कितना, की गुड्स में कितना, ट्रांसपोर्ट में कितना। अब आपको भी तो कुछ काम करना है, आपको करना है इसको रीडिंग लगानी है एक बार। बेनिफिट्स क्या है? ये रिसेंट चेंजेस जो करे गए हैं, सोशल प्रोटेक्शन मिलेगा, हेल्थ केयर, एक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, लो प्राइसेस हो जाएंगी, जो हायर डिमांड से आपको पता है तो प्राइसेस लो होंगी, नहीं तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। रिड्यूस करी जा रही हैं जो कॉस्ट है, ठीक है, कंजम्पशन और सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, ईज ऑफ लिविंग सिंप्लीफाई कर जाएगा, ईज ऑफ लिविंग जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कंप्लायंस है उनको लेकर के। वाइडर टैक्स नेट, ठीक है, इनको एनकरेज करेगा, कंप्लायंस को एक्सपांड करेगा, रेवेन्यू बेस। अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा आवाज में, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती रोड पे निकलते हुए लोगों का। की चैलेंजेस इन द रिसेंट चेंजेस, भाई जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमें। रेवेन्यू का लॉस हो रहा है हमें, 48,000 करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है, लॉस हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। और हाँ यार, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, चीज़ें लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट जरूर करके जाना कि यार वीडियो तुम्हें कैसा लगा। देन कंप्लायंस एंड टेक इशूज, टेक्निकल इशूज तो हैं ही, आपको पता है, ड्यूटी स्ट्रक्चर, एंटी प्रॉफिटरिंग गैप, भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, जितना होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कमिंग ऑन टू जीएसटैट और जीएसटैट ई, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है और ई कोड्स को स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। ये जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये सेक्शन 109 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये बना है। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है। पर्पस क्या है? इंडिपेंडेंट फोरम है जो जीएसटी रिलेटेड जो भी अपील्स हैं उनको सुनेगा। बेंचेस, एक प्रिंसिपल बेंच आपको न्यू दिल्ली में, 31 स्टेट बेंचेस अक्रॉस 45 लोकेशंस आपको देखने को मिल जाती है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूंगी कि ये आपको छोड़ना नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2 नैनोमीटर
कि एक चिप को डिज़ाइन करा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नैनोमीटर चिप इज़ बीइंग डिज़ाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द पहली बार बेंगलुरु में ये 2 नैनोमीटर की चिप बनाई गई है। ठीक है, अल्ट्रा स्मॉल ट्रांजिस्टर है जो कि प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड द इंडस्ट्री जो है मे हिट, टारगेट है एक तरीके का, मे हिट $1 ट्रिलियन बाय 2030। बहुत सारी चीज़ों का टारगेट है 2030। अगर आपको 2030 सुनते ही दिमाग में कुछ और टारगेट्स याद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। द इंडस्ट्री में हिट $1 ट्रिलियन बाय 2030। कौन कौन डोमिनेट करता है सेमीकंडक्टर्स को? तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड द यूएस। ताइवान सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ द सेमीकंडक्टर्स और 90% ऑफ द एडवांस्ड चिप्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अलोन ताइवान। तो कितना इंपॉर्टेंट है ताइवान यहाँ पे। आपको ये कुछ नेशंस देख लो जो सेमीकंडक्टर्स में बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड द यूएस। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे भी आ जाए, क्या पता यहाँ पे आपको अफ्रीका लिखा हो तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, देन इंडिया एम्स टू बिकम रिलायबल पार्टनर इन डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। भाई इंडिया अच्छा पार्टनर बनना चाहता है, रिलायबल बनना चाहता है यहाँ पे लेकर के। सेमीकंडक्टर यूनिट्स बहुत सारी जगह पे इंडिया में स्टैब्लिश करी जा रही है। आप चाहो तो आप जाकर के साइंस एंड टेक का जो आई दृष्टि का मैगजीन है ना, जो मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में है वो आप जाकर के सिर्फ साइंस एंड टेक का एक बार पढ़ लो। 1 से 1.5 घंटे का या आई गेस 30 to 40 मिनट्स का ही वीडियो है, 1 घंटे का अप्रॉक्सी होगा। तो आप वो जाकर के चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। उसमें आपका जो पुराना करंट अफेयर, जैसे ये भी पुराना है, ठीक है, और भी इससे बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन करी गई हैं पहले के टाइम पे। ठीक, तो आप वो जाकर के डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप आराम से चेकआउट कर लो। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, आपको पता है डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करने की बात करी गई है। देन सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट 2025 में ग्लोबल एक्सपो, जिसकी थीम्स आर इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट से थीम्स आर इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस को होस्टेड बाय आईएसएम। ठीक है, ये आईएसएम ने को होस्ट करा था। देन स्किलिंग टैलेंट, आपको पता है NIELT जो होता है, AILIT जो होता है, स्मार्ट लैब्स को बनाएंगे, 1 लाख इंजीनियर्स को प्रमोट करेंगे। एंड देन C2S एंड फ्यूचर स्किल प्रोग्राम्स, लैब्स वगैरह बनाने की बात करी गई है। चिप ट्रेनिंग देंगे, चिप्स वगैरह किस तरीके से बनाई जाती हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप, इंडिया और यूएस के बीच में पार्टनरशिप हुई है, जो आपको पता है क्रिटिकल टेक और सेमीकंडक्टर्स को लेकर, क्योंकि यूएस भी एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर दिख रहा है, सेमीकंडक्टर्स में डोमिनेट कर रहा है बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करना चाहिए हमें। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लिमिटेड कोर है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस कंट्रोल करता है। देन फोकस है मैच्योर फैब्स पे, ठीक, वीक सप्लाई चेन है, इंडिया इतना ज़्यादा रिलायबल इसमें नहीं है, हाई कॉस्ट है, बहुत महंगे हैं ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं आपको, स्लो एग्जीक्यूशन, टैलेंट शॉर्टेज, ठीक है, इकोसिस्टम इस तरीके का फ्रैगमेंटेड दिखता है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। देन वे अहेड, हम कर क्या सकते हैं, तो हम बूस्ट कर सकते हैं इंडिजिनसली। आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर किसी भी चीज़ में करी जाए तो हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेवरेज जियोपॉलिटिक्स, भाई जो हब है यूएस जैसे कि हब है, अलायंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हब है, जॉइन अलायंस लाइक यूएस लेड चिप 4, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं एडवांस्ड जो नोट्स हैं इसमें लेकर के वेंचर्स, जो टेक ट्रांसफर्स हैं। देन इनहांस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा बना सकते हैं इंफ्रा को, इंक्रीज कर सकते हैं रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन, भाई अच्छी बात है पर कर सकते हैं। प्रमोट कर सकते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है, आप जब कोलैब करोगे कभी किसी के साथ तो ही आपका लाइक बेनिफिशियल होता है, टीम वर्क अच्छा ही करता है। देन डेवलप्ड स्किल वर्कफोर्स, भाई ये सारी चीज़ों में एक स्किल्ड वर्कफोर्स की नीड होती है, अनस्किल्ड लेबरर्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीएम मित्र स्कीम, ये यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, प्रीवियस ईयर्स में आप 2-4 साल के पेपर देखो तो पीएम मित्र स्कीम के बारे में पूछा गया है। फुल फॉर्म देख लो, वही इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ठीक है, क्या बात है, टेक्सटाइल पे जो है बात करी गई है, टेक्सटाइल को लेकर के। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था पीएम मित्र पार्क का, कहाँ पे, रीसेंट में कहाँ पे रखा है, तो धार मध्य प्रदेश में रखा है, धार जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे रखा है। पुराने आपको देखने को मिलेंगे 7 पीएम मित्र पार्क, वो कहाँ पे, एक बार वो भी देख लो। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आपको देखने को मिलेगा पीएम मित्र पार्क, फिर मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड, तेलंगाना में वारंगल में ब्राउन फील्ड, 3 हो गए। फिर ग्रीनफील्ड आप देख लो तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड है, कर्नाटका में कालाबुर्गी में ग्रीनफील्ड, देन अमरावती महाराष्ट्र में ब्राउन फील्ड एंड गुजरात नवसारी में भी ग्रीनफील्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात जो इसका विजन है ना, जो इसका स्कीम का विजन है, पहली बात तो कब आई थी ये स्कीम, आप देखो 2021 में आई थी। पीएम मित्र वाली जो स्कीम है इट वाज लॉन्च्ड इन 2021-22 वाले बजट में। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका क्लॉज भी है 2027 तक, 28 तक, ठीक है, 2027 से लेकर के 28 तक इसका क्लॉज है। कुछ चीज़ों का ना सनसेट क्लॉज भी होता है, मतलब उस टाइम पे वो जाकर के खत्म हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी लार्ज स्केल टेक्सटाइल हब है उसको विद कंप्लीट वैल्यू चेन इन वन लोकेशन उसको बढ़ाना है, हब्स को जो है एस्टैब्लिश करना है। देन इसका विजन भी है, विजन है इसका 5F, ये आपको याद करना है। 5F विजन इंपॉर्टेंट है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन।
फार्म में फाइबर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, फैशन को ध्यान में रखते हुए, एंड देन इसको फॉरेन क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है। पैसा हमारे पास कैसे आएगा, पैसा हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट करने से, जो भी हम बना रहे हैं। हमें अट्रैक्ट करना है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोल है। क्रिएट करनी है 20 लाख जॉब्स, मोर देन अप्रॉक्स 20 लाख जॉब्स को हमें क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन आप देखिए, डेवलप्ड अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये ना 49% सेंटर है एंड स्टेट के पास 51%, जो मैक्सिमम आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है दैट इज विद द स्टेट्स। तो ये क्या हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हुई है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम हुई। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका सेंटर के पास है, कुछ पोर्शन आपको स्टेट के पास भी देखने को मिल रहा है। लार्जली इज बेस्ड ऑन द पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को भी। डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट बाई 30% प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है दैट वाज डेवलप्ड। एंड ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है जो मैक्सिमम 500 करोड़, ठीक है, जो मैक्स इसकी लिमिट है दैट इज 500 करोड़, और ब्राउन फील्ड मतलब 200 करोड़ इसकी मैक्सिमम, अप टू आपको 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। वाई पीएम मित्र स्कीम लॉन्च्ड, भाई पीएम मित्र स्कीम को लॉन्च करने का क्या रीजन था, तो फ्रैगमेंटेड वैल्यू चेन्स, बहुत सारी ऐसी फ्रैगमेंटेड थी, छोटे छोटे टुकड़ों में थी, ठीक है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। अब अगर ओनली 1 और 2 स्टेजेस होंगी, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रैगमेंटेड रहेंगी तो हम इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इंफ्रा में गैप्स आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही थी। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पुरानी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी, ठीक है। अंडर इन्वेस्टमेंट, जो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, दिस स्कीम इज फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है। पुअर स्केल था, मल्टीप्लायर इफेक्ट था भाई, रॉ मटेरियल लिंकेजेस और जो क्रिएट बोर्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। इंटीग्रेटेड पार्क्स बूस्ट करेगा ये सारी जॉब्स को लेकर के। ओवरव्यू क्या है इंडिया टेक्सटाइल का और अपैरल सेक्टर का, ग्लोबल की मतलब ग्लोबल लेवल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया, जो है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट में हम टॉप 3 में भी नहीं आ रहे, टॉप 5 में भी नहीं आ रहे हैं। वी आर द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अप्रैल के मामले में। कपड़े वगैरह की बात हो रही है, टेक्सटाइल कपड़े से रिलेटेड चीज़ है यहाँ पे। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन 2.3% ऑफ द जीडीपी यहाँ पे हम देख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ओवर 45 मिलियन डायरेक्टली एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। आपको पता है इंडिया एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर के बाद अगर कहीं पे भी लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयड है दैट इज दिस सेक्टर, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, दिस इज अ पॉलिसी, अगेन पॉलिसी हो, रूल्स हो, ऑर्डर हो, ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी कंपेरेबल बात कर रही हूँ, एक्ट हो, बिल हो, उससे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप क्रोनोलॉजी में देखोगे तो। इसकी 3rd एनिवर्सरी थी 2025 में, क्योंकि 2022 में ये आए थे। कौन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किसके अंदर आया था, कॉम्प्लीमेंट किसका था ये, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था। किसका, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था 2022 में, एनएलपी जब आता है तब, ठीक है। इसका विजन क्या है, इसका विजन, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज लीड्स रिपोर्ट, दैट इज लीड्स रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है। टेक इनेबल्ड, ठीक है, विजन क्या है, हमें बनाना है टेक इनेबल्ड, इंटीग्रेटेड, कॉस्ट एफिशिएंट, रीसाइलेंट, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। लॉजिस्टिक्स वाली चीज़ों को हैंडल करना है, ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करनी है, इसीलिए सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट प्रोसेस करना है, सर्विस एफिशिएंसी, ठीक है, हम सर्विस सेक्टर में आ चुके हैं अब। टारगेट्स हैं, कट करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को बाय 2030 के ना बहुत सारे टारगेट्स हैं यहाँ पे। अचीवमेंट, हमने क्या क्या अचीव कर रहे हैं इन 3 सालों में, जब हम 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 3 सालों में हमने क्या क्या चीज़ें अचीव करी। तो लीड्स इंडेक्स प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सपोर्ट करता है इंडिया का राइज इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। देखो, पहली बात, ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये आपको देखना है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक का है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई आपसे डायरेक्टली मैचिंग में, या कैसे भी क्वेश्चन बने, स्टेटमेंट में बने, असर्शन रीजन में बने कि वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है, मतलब लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है दैट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक। लीड्स रिपोर्ट, लीड्स 2025 ऐड करता है कॉरिडोर परफॉर्मेंस, जिसमें की जो जर्नी टाइम है, ट्रक की स्पीड है, जितनी जगह रुक रहा है, वेटिंग पीरियड है, और जो एपीआई बेस्ड स्पीड एवोल्यूशन है, ठीक है, उसको सबको चेकआउट करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है। आपके पास, आप तो अमेजोन से ऑर्डर कर देते हो, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, आप देखते हो ना, ट्रैक करते हो जब ऑर्डर, तो यहाँ आया वहाँ आ गया, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कर रहे हैं इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस,
चीपर हमें करना है, नहीं तो महंगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फंडिंग लाइक रोड एंड रेलवेज, स्माइल प्रोजेक्ट विद एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ, स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान्स बना रहे हैं हम लोग, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक बना रहे हैं 2.0 जो रियल टाइम कंटेनर ट्रैकिंग है। आप ट्रैक करते हो, आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, आपने ट्रैक करा, स्विगी से ऑर्डर करते हो, सपोज किसी से भी ऑर्डर करते हो, आपने ट्रैक करा कि यहाँ पे आपका पार्सल आ गया है, तो आप ट्रैक कर सकते हो, तो अच्छा हो सके यहाँ पे। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ठीक है। चैलेंजेस तो होंगे, अगर आप कुछ भी चीज़ करने चाहोगे तो देयर विल बी चैलेंजेस, आप तैयारी करो, देयर विल बी चैलेंजेस, होंगे चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें मॉडल इम्बैलेंस है, रेल रोड को लेकर के, फ्रेट ट्रैफिक को लेकर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी है, लिटरेसी इतने ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं है, अडॉप्ट कर लिए, स्मॉल फर्म्स इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि डिजिटाइज हो सकें। वे फॉरवर्ड एफिशिएंट मॉडल मिक्स करो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाओ, लोअर कॉस्ट करो, एफिशिएंसी को बढ़ावा दो, इन्वॉल्व करो कुछ फॉर्मेट्स बनाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमेशा पीपीपी को ध्यान में रखो, ठीक है, कि अगर कुछ ले सकते हो उनसे बेनिफिट तो समझ लो। देन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, भाई इंप्रूव करने हमें ऑपरेशंस और डेटा एक्यूरेसी को। देन सरफेसी एक्ट, अब ये जो एक्ट है ना, पहली बात तो ये अनोमलीज है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना इसके अनोमलीज को हाईलाइट करा है। पहली बात तो इस एक्ट के भी और इसके रूल्स के भी, ठीक। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा खास नहीं है जो पूछा जाए, ठीक है। पहली बात तो लॉज इज अ राइट टू रीपे एंड द कवर, मतलब ये किसी चीज़ से बात करें, ऑक्शन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। असेट से रिलेटेड है, ये जो एक्ट है ये असेट से रिलेटेड है। वंश ऑक्शन नोटिस इज पब्लिश्ड, कुछ नहीं है, बोरोवर्स कैन रिडीम द असेट अंटिल द ऑक्शन डेट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो सरफेसी एक्ट है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनसे रिलेटेड है सरफेसी एक्ट, ठीक। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं पे, हाँ, एनपीए क्लासिफिकेशन एंड नोटिस। एनपीए क्या है, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक। आपके पास एक काम दे रही हूँ मैं, आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये रीड आउट करना है, 3.5 जो आपको रीड करना है। कुछ डाउट आता है तुरंत कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंपॉर्टेंट है, आपने पीवाईक्यूज पढ़े होंगे, तो मत्स्य संपदा योजना से प्रीलिम्स हो जाए, मेंस क्वेश्चन बनाए, ठीक है। 5 साल कंप्लीट हो चुके, मतलब 2020 में आई थी, ठीक है, कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ इट्स लॉन्च। पहली बात तो 2020 में आई थी, एक्सटेंड करा गया है इसे टिल द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फिश प्रोडक्शन है, बेसिकली जो ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं हम, ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं, उसको प्रमोट करना। फिश की प्रोडक्टिविटी को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को सॉरी, टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मार्केटिंग को, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, फिश और जो भी प्रोडक्ट्स और भी होते हैं, ठीक है, उनको मराइन प्रोडक्ट जो होते हैं, सी फूड जो होता है उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज 2010 में, ठीक है, लॉन्च करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। नोडल एजेंसीज की कौन सी है, तो एनएफडीबी, आपको ये बात याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दे देगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, तो नहीं, नोडल एजेंसी है एनएफटीबी, मतलब नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इंप्लीमेंट करती है ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दो कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर में 100% फंडेड और इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर होता है, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कुछ परसेंटेज सेंटर और स्टेट जो है शेयर करते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। की इनिशिएटिव्स देख लो, वुमेन का इंपावरमेंट हमें करना है, क्लाइमेट रिसिलेंस, प्रोडक्टिविटी बूस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह को मैनेज करना है, यहाँ पे सपोर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशंस को, वैल्यू चेन को। एंड चैलेंजेस, गवर्नेंस को लेकर के लॉज इनकंसिस्टेंट है, नेग्लेक्ट करा जाता है, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग में डिस्ट्रप्शंस हैं, डिसीज हो जाती है, कुछ आपको पता है मराइन प्रोडक्ट्स में डिसीजेस हो जाती है, जैसे कि श्रिम्प में ये डिसीज देखने को मिलती है। कमिंग ऑन टू स्टेट फाइनेंसेस 2022-23 रिपोर्ट, पहली बार ये रिपोर्ट इस तरीके की आई है जिसे कैग ने रिलीज करा है। कैग क्या है, आप आर्टिकल 148 में कैग का ऑफिस देखते हो, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज करी है, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट है, 148 आर्टिकल में आते हैं, ठीक। पहली तरह की ये रिपोर्ट है जो कि 28 स्टेट्स के फिस्कल ट्रेंड्स को एनालाइज करती है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि ये कैग ने रिलीज करी है, पहली है, इसमें 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड है या नहीं, तो नहीं, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नहीं है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो है आपको सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिलता है, देन इन नागालैंड, देन इन वेस्ट बंगाल। पीएमडब्ल्यू नहीं, पीएनडब्ल्यू। देन फिस्कल डेफिसिट वैसे तो सारे स्टेट्स में, गुजरात में आपको कम देखने को मिल रहा है। कमिंग ऑन टू द एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसे रिलीज करा गया है मॉस्पी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सर्वेज वैसे तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, पर आपको एक बार देख लेना है कि इसमें किस किस चीज़ों को एड ऑन करा गया है, किस किस चीज़ को कवर करा गया है। दैट इज, पहली बात तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का,
BDN जो सिगार वर्कर्स होते हैं वो एक्ट 1966 का। इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनको एक्सक्लूड किसे करा गया, आप ये देखो एक्सक्लूड किसे करा गया है, तो डिफेंस को, ऑयल डिपो को, रेल वर्कशॉप्स को एंड गैस स्टोरेज और भी बहुत सारी चीज़ों को। ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, आपके लिए मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 भाई तीसरा है ये, तो पहला कब आया 2018 में, सेकंड आया 2021 में, एंड जो 3.0 है वो एक्सपैंड करता है इसके फ्रेमवर्क को। बहुत सारे नए पैरामीटर्स है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्किल लिंकेजेस एंड टेनेंट फीडबैक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को इन्हांस करना, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना। ये DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किसके सपोर्ट के साथ, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सपोर्ट के साथ के बनाए गए हैं। इकोनॉमिक जोन आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं EEZ, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, हाई सीज वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू लार्ज शिप्स, बड़े बड़े शिप्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है, ठीक है। लार्ज शिप्स इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, एड ऑन कर लेके इतनी ही, ये आपकी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, बस हेडिंग ही आप देख लो एक बार। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया पैकेज ऑफ बूस्ट शिप बिल्डिंग को प्रमोट कर रही है कैबिनेट, अप्रूव कर दिया पैकेज। 4 पिलर्स हैं, ठीक है, 4 पिलर अप्रोच है, जैसे कि स्ट्रेंथन करना है डोमेस्टिक कैपेसिटी को, इंप्रूव करना है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को, प्रमोट करना है ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या था 500, ब्राउन फील्ड 200, पीछे में पढ़ करके आए हैं। इन्हांस करना है टेक्निकल स्किल्स और इम्प्लीमेंट करना है लीगल टैक्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाने हैं हमें, ठीक है। मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर शिप बिल्डिंग, क्लस्टर्स, रिपेयर वगैरह को करने के लिए है मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। ये स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी रिलीफ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, जो भी टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है। भारतीय इनिशिएटिव पहले तो इसका फुल फॉर्म पढ़ो, भारत हब फॉर एग्रीटेक रीसेलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है। भारती टू सपोर्ट एग्री फूड स्टार्टअप्स, ये किसको सपोर्ट कर रही है, जो एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो बूस्ट करना है इंडिया का एग्री फूड एक्सपोर्ट, ठीक है। भारतीय नाम से याद रखना, भारत से कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने से है। प्रमोट किसमें करेगी, इनोवेशन किसमें, GI टैग, ऑर्गेनिक, सुपर फूड, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, लाइफ स्टॉक है, और जो आयुष प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक आपको याद रखनी 2025 में कितनी है, 38 है। 38 जो रैंक है वो हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द वियतनाम के साथ शेयर कर रहे हैं। कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसे रिलीज करती है, और लॉन्च इसे कब करा गया था, 2007 में करा गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ UPSC UPPCS वगैरह पूछ तो रहे इस तरीके के जो क्वेश्चन है, तो आप देख लो। इन द ईयर 2007 इट वाज लॉन्च्ड। कौन टॉप कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है, स्वीडन, USA, साउथ कोरिया और सिंगापुर। स्विट्जरलैंड जो है टॉप कर रहा है। इनोवेशन लैंडस्केप है, आप ये खुद पढ़ लेना एक बार, ये जो चार्ट दे रखा है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, रिकॉग्नाइज करती है AI एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, जो रीशेप कर सकता है ग्लोबल वेल्थ को और इनकम को। AI हर चीज़ में है जिस तरह से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और भी है, AI किस तरीके से एक्ट कर सकता है कैटलिस्ट की तरह ट्रेड और इंक्लूसिव ग्रोथ में। लोग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, स्किल प्रीमियम वगैरह आपको मिल जाएगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। वेज आपको नहीं देना पड़ेगा, इतना खर्चा नहीं होगा। नॉलेज डिफ्यूजन, भाई AI के पास जितनी नॉलेज है उतनी शायद हमारे पास नहीं है। न्यू पाथवेज, ठीक है, बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए। OECD इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंडिया को फोकास्ट कर रही है, क्या GDP फोकास्ट करी कि 6.7, और इन्फ्लेशन जो है दैट विल बी 2.9, ठीक। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, अब जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलती है। इंडिया ने एक डील साइन करी है ISA के साथ। कंफ्यूज मत हो जाना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बिल्कुल भी नहीं, ये है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। क्या है ये, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। 15 ईयर की डील साइन हुई है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए रखता है, क्योंकि इंडिया ने एक अच्छी खासी डील साइन करी है कार्ल्सबर्ग रिज को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइसेंस मिल गया है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को देखने के लिए। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होते हैं वो रिच होते हैं कॉपर में, जिंक में, गोल्ड, सिल्वर और ओशन फ्लोर में आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हॉट मैंटल फ्लूइड मिक्स करता है कोल्ड सी वाटर के साथ। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में 170 मेंबर्स हैं, ठीक है। 1994 में बना था, अनक्लॉज जब फोर्स में आया था, ठीक।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंडिया इसका मेंबर है, ये बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे मेंशन है इंक्लूडिंग इंडिया। 192 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी उसमें से एक है। इसका हेडक्वार्टर बर्न में है। कहाँ पे? बर्न में है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, बस पोस्टल सेक्टर को देखती है, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बनाती है, दैट्स इट। अब हॉल मार्किंग की बात करें, आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आप हॉल मार्क चेक करते हो, ठीक है। अलाइन विद इट इज अलाइन विद द गोल्ड सिस्टम। रेगुलेट कौन करता है? तो बीआईएस, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वो इसको रेगुलेट करता है, हॉल मार्किंग को, ठीक है। ओपीएम कल्टीवेशन, ओपीएम पॉपी, इसके कल्टीवेशन की बात करी गई है यहाँ पे। तो एनुअल लाइसेंस मिल गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, ठीक है। जो ओपीएम है, सोर्स क्या होता है ओपीएम का? ओपीएम पॉपी होता है। ये प्रोवाइड करता है अल्कोलॉइड, जैसे कि मॉर्फिन जो पेन रिलीफ होता है, कोडीन जो कफ सिरप्स में यूज होता है, ठीक है। एडिबल और सीड ऑयल में आपको और भी यूजेस देखने को मिलते हैं। इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसे अलाउ करा गया है, यूएन सिंगल कन्वेंशन ने अलाउ करा है कि वो गम ओपीएम को प्रोड्यूस कर सकता है। याद रखना है आपको, ओनली कंट्री यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो कि गम ओपीएम को प्रोड्यूस कर सकता है। और भी 11 नेशंस हैं, उनको पॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट गम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है वो गम प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, आप क्रेसेंट देखते हो, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्राइंगल देखते हो, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जो मुझे बताएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेटली जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बता के चले जाऊंगी उसके आंसर। ओपीएम कल्टीवेशन, ओपीएम बाई कल्टीवेशन लाइसेंस मिलता है इसका मध्य प्रदेश, कौन से एरियाज में मिला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, एमपीपीसीएस देने जा रहे हो, आरपीएससी देने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टेट्स को यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है। चलिए सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर क्राइम इन इंडिया, इंडिया में साइबर क्राइम की बात करी जा रही है तो पार्लियामेंट्री पैनल है ऑन होम अफेयर्स प्रेजेंट करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है साइबर क्राइम, रामिफिकेशंस, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। अब ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक ना आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक रिपोर्ट आई है, बस आप इतना देख लीजिए, जिसमें साइबर क्राइम की बात करी जा रही है। साइबर क्राइम होता क्या है? जो अपना एनसीआरपी है, मतलब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये साइबर क्राइम को डिफाइन करता है एक अनलॉफुल एक्ट है जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करा जा रहा है आपके क्राइम करने के लिए। मालवेयर हो, रैंसमवेयर हो, फिशिंग हो, वॉइस वगैरह को यूज करना। आजकल तो आप देखिए डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो जैकिंग का भी यूज करा जा रहा है। रीजंस क्या है? रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर वगैरह, ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर क्राइम, सिटीजन्स को ट्रैफिक करा जा रहा है अब्रॉड, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड नेचर और साइबर क्राइम को भी ऑर्गेनाइज करा गया है। ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंज, भाई अक्रॉस द कंट्रीज आप देखिए जो अलाउ क्रिमिनल्स को अलाउ करते हैं सेफ हेवंस वगैरह बनाने के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ क्रिमिनल मेथड्स, भाई वीपीएन आप चेंज करते हो ना, वीपीएन अपना कुछ और ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए जो अलाउड नहीं है, यहाँ पे लॉज में गैप आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए? तो लीगल, आप आईटी एक्ट देखिए 2000, भारतीय न्याय संहिता जो अभी आया है बीएनएस, क्राइम्स एंड स्पेशल लोकल लॉज भी हैं। कुछ एजेंसीज है जैसे कि आप देखो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन सेंटर, साइबर क्राइम ब्रांच भी आप देखते हो मिलती है आपको पुलिस स्टेशन वगैरह में आप चाहिएगा। सहयोग पोर्टल जो कि कनेक्ट करता है गवर्नमेंट को, इंटरमीडियरीज को जो कंटेंट टेक डाउन होते हैं, ठीक। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी चलाई जाती है कि आप देखते हो आरबीआई कहता है कि सतर्क रहें, ठीक है, इस तरीके की कैंपेन्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? भाई सीबीआई को एम्पावर करो, लीगल रिफॉर्म्स लेकर के आओ, अपडेट करो आईटी एक्ट को, अकाउंटेबल करो किसी चीज़ को, कोऑपरेट करो इनके साथ, टेक को अपडेट करो, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लाओ, डेटा को प्रोटेक्ट करके रखो। आजकल तो डेटा को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा नीड है, एंड कैसे करा जाए ये तो आप कुछ भी कर लो। आप फोटो डिलीट करते हो, कंसिडरिंग आप फोटो डिलीट कर रहे हो मोबाइल से, और फोटो डिलीट कर रहे हो रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर रहे हो, कहाँ जा रही है वो फोटो? उसको भी बैकअप करा जा सकता है। डेटा आपका सेफ ऐसे नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी आप पिन वगैरह है आपके जो भी और भी चीज़ें हैं। ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखते हो ना आप, ईडी बैठ गई है, ईडी ले गई है, ठीक है। तो ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। पीएमएलए, कन्विक्शन रेट आपको बताऊं जिसको रिपोर्ट करा गया 94% अंडर द पीएमएलए एक्ट। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है आप देखते हैं, ठीक है, तो वो ईडी वगैरह केसेस, इस तरीके के जो पीएमएलए रिलेटेड केसेस होते हैं वो ईडी देखती है। कब आया ये? 1956 में आया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करती है। ईडी के हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, होता क्या है ये? तो आसान भाषा में समझो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप ड्रग्स बेच रहे हो, तो आपके पास कंसिडर ब्लैक मनी है बहुत सारा, तो ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। आप चाहे किस भी मेथड से करो, आप बैंक में जमा करके करो, कुछ एनजीओ में दिखा दो, कोई भी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पे जो ईडी है वो फेस करती है, ऑपरेशनल चैलेंजेस हो, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के हो, स्ट्रक्चरल हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह, क्रिप्टो फ्रॉड को लेकर के हो। अब कुछ केसेस है जो रिलेटेड हैं, अभिषेक बैनर्जी वर्सेस ईडी, पंकज बंसल और मनीष सिसोदिया। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा। बात करते हैं इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिज्म की।
ये एक इमर्जिंग लीडर्स का पैनल डिस्कशन हुआ अंडर दिस, ठीक है। इसको लॉन्च कब करा गया था? 2008 में करा गया था। ये मेरीटाइम कोऑपरेशन है, जो भी इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं, मतलब जो भी इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको 25 मेंबर्स और 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, कंट्रीज मतलब। ओपन है स्टेट्स बॉर्डरिंग जो भी इंडियन ओशन के हैं और जो नेवल मेरीटाइम फोर्सेस हैं उनके लिए, ठीक। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एवरी 2 ईयर्स रोटेट करती है। इंडिया जो है 2025 से लेकर 2027 तक की चेयर है, इंडिया के पास चेयरमैनशिप है, ठीक। फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे लगा रहे हैं? इंडिया का है। इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है। कहाँ पे? मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को में, ठीक, मोरक्को में, अंडर द WHAP। ये क्या है? व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है। पहला व्हील्ड एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यहाँ पे बनाया जाएगा, इतना आपको देखना है। एंड्रॉथ, ये इंडियन नेवी ने रिसीव कर लिया है इंडिजिनियसली, खुद से बनाया हुआ हमारा एंटी सबमराइन वॉरफेयर शिप, जिसका नाम है एंड्रोथ, ठीक है। ये सेकंड है, पहला कौन सा है? तो ये सेकंड है, आपको याद रखना है। पहला है अरनाला, तो ये अरनाला क्लास की हो गई। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब शैलो वाटर क्राफ्ट से गहरे पानी में जा सकते हैं, ठीक। कमिंग ऑन टू द एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिटर्स, ये किसने? एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिटर्स जो है ये यूएस ने दिए हैं, किसको? यूक्रेन को, ठीक है, यूक्रेन को दिया। आपको पता है यूएस जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, इतना आपको पता है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन, ये है क्या? ERAMS है क्या? ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है। दिस इज अ मिसाइल जो कि यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट करी है। पीस पैक्ट हुआ है कुकीजो ग्रुप्स के बीच में। ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं, ठीक है। मणिपुर गवर्नमेंट ने इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट करा दिया है। कुकीजो जोमी और हमरस के बीच में बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है। यहाँ पे आप देखिए मणिपुर वाले रीजन में कुकी ट्राइब वगैरह को लेकर के और भी पीस अकॉर्ड हुए हैं, जैसे कि NLFT एग्रीमेंट 2019, बोडो अकॉर्ड, कार्बी अकॉर्ड 2021 में। एक्सरसाइजेज न्यूज, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि न्यूज में है। ब्राइट स्टार, ये बायलेटरल है, 2 कंट्रीज के बीच में होती है, यूएस एंड इजिप्ट के बीच में। कहाँ पे? यूएस एंड इजिप्ट के बीच में। मैत्री इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। एक्साइज जापार्ट, ये रशिया और बेलारूस के बीच में होती है। किसके बीच में? रशिया एंड बेलारूस के बीच में, एवरी 4 ईयर्स। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में। ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपने आई दृष्टि मैगजीन में मैंने अलग से पढ़ाई थी 10 मिनट के 9 मिनट के वीडियो में, और उससे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आया था। पैसिफिक रीच, ये एक बाइनियल है, मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सियोम प्रहार, ठीक है, ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया था ड्रोन इंटीग्रेशन को देखने के लिए। एक्सरसाइज युद्ध कौशल, ये भी इंडियन आर्मी का ही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये अगेंस्ट नक्सलिज्म था, जो भी नक्सल प्रोन एरिया है ना, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे कराया गया था। बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन था। और भी हैं जैसे कि मिशन संकल्प, ये आपको ये भी इसी रीजन में कराया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज UN हाई सीज ट्रीटी। अब UN ने हाई सीज ट्रीटी करी है। हाई सीज क्या होते हैं? ये वो एरिया होता है जो किसी भी कंट्री के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। देखो न्यूज़ क्या बोलती है। एक ट्रीटी हुई है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ को लेकर के, किसके? जो मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। भाई जिसके भी कंट्री के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में आता होगा वो तो उसे प्रिजर्व करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, एक्सप्लोर करेगी, बट जो भी उसके एरिया से बाहर है उसमें हाई सीज ट्रीटी, मतलब किसी भी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में वो नहीं आते हैं, ठीक है। ये रेटिफाई हो गया, ठीक है, अपने फोर्स में आ चुकी है ये। देन इसका एम क्या है? ये कंजर्व करेगी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करेगी। आपको पता है हमारे 17 SDG हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करें। एक करंट अफेयर आगे और भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस पीपल्स नीड, इसी बुक में या फिर किसी और में मैंने पढ़ा है, ठीक है। इम्प्लीमेंट अंडर द अनक्लॉज, ये थर्ड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है आफ्टर, पहला हुआ था 1994 में, देन सेकेंड है 1995 और ये तीसरा है। ये स्टैब्लिश क्या कर रहा है? अकोप, सब्सिडरी बॉडीज, अ सेक्रेटेरिएट और एक फंडिंग मैकेनिज्म। फंड भी तो मिलना चाहिए। इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ की पिलर्स हैं इस ट्रीटी के, जैसे कि मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। कुछ आपको पता है बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं, हर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सीज हो, ओशंस हो। तो हाई सी जोन्स में भी आपको मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिल रहे हैं। मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज, कुछ बेनिफिट्स हैं हाई सी जेनेटिक मटेरियल्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा में। कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के लिए हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ये रिक्वायर है हाई सी एक्टिविटीज, जैसे कि डीप सी माइनिंग। अगर आपको सी में माइनिंग करनी है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके एग्जाम्पशन है, जैसे कि एक्सक्लूड किस किस चीज़ को करता है, तो वॉरशिप को, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, जो नेवल ऑक्सिलरीज हैं उनको, फिशिंग एक्टिविटी को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस ट्रीटी की? तो गवर्नेंस गैप्स को फिल करता है।
ठीक है, गवर्नेंस गैप को फिल करते हैं क्योंकि आपको पता है 95% ओशन वॉल्यूम है, ठीक है, कवर्स 50% ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड 95% ओशन वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है। कमिंग ऑन टू प्रमोट क्या करता है, इक्विटी प्रमोट करता है। जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा इस ट्रीटी से। क्लाइमेट गोल्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जो एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशंस का, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको टैकल करेगा। देन रिकॉग्नाइज करेगा इंडिजिनस एंड लोकल नॉलेज को, कंट्रीब्यूट कर रहा है SDG 14 के लिए। SDG 14 क्या है, मैंने इन्वायरमेंट जब आपको पढ़ाया UPPCS के लिए, तो वो सिर्फ UPPCS के लिए नहीं पढ़ाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 घंटे के अंदर मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर वो चीज़ पढ़ाई थी जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल दो, अगले साल दो, उससे अगले साल दो, इंपॉर्टेंट है। SDG 14 सारे के सारे 17 SDG मैंने आपको याद कराए। SDG 14 इज लाइफ बिलो वाटर, जो भी SDG 14 है दैट इज लाइफ बिलो वाटर से डील करता है, ठीक है। फॉर इंडिया अलायंस विद अनक्रॉस स्टांस, ब्लू इकोनॉमी की जो पॉलिसी है, डीप ओशन मिशन है, उसके अलाइन है इंडिया भी। इसका आपको देख रहे हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन अलाइन कर रहा है अनक्रॉस के साथ। चैलेंजेस, हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, मेजर पार्ट्स हैं जो इसको रेटिफाई अभी तक नहीं करे हैं। पॉसिबल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मेजर पार्ट्स येट टू रेटिफाई, अभी इनको रेटिफाई करना बचा है। कन्फ्लिक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। एनकरेज करना रेटिफिकेशन वाया UN, G20 एंड ओशन प्लेटफॉर्म। क्रिएट करना है ग्लोबल कंप्लाइंस सिस्टम, ठीक है, बाकी सारी और भी चीज़ें हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्मोनाइजिंग ग्रोथ विद पीपल्स नीड। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ तो फोकस करते, जिस न्यूज़ के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी दैट इज़ दिस ओनली। सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो फोकस है ही, बट लोगों की नीड्स को भी तो फुलफिल करना है, ठीक है। आपने अभी देखा होगा कि उत्तराखंड में, आपने पता है कि आपको इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे, निताला बाईपास, ये फ्रेजाइल भगीरथी वाला इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड वाला रीजन हो, यहाँ पे क्लाउड बर्ड्स, आपको फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स रीजन देखने को मिलता है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी हो, आपको चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ मिल जाता है। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन वो जोन्स होते हैं जो कि इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं बट फ्रेजाइल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके अराउंड होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। देन नोटिफाई कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर EPA 1986। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप UPSC दो, UPPCS दो, ये UPSC में ज़्यादा बनेगा, इस तरह का सवाल UPSC में ज़्यादा बनेगा। स्टेटमेंट में पूछ देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ये गाइडलाइंस क्लासिफाई करते हैं प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड एरियाज में, ठीक है, 3 में क्लासिफाई करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीपल्स नीड की कन्फ्लिक्ट क्या है बीच में, भाई इकोनॉमिक डिपेंडेंस है लोगों की नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो उनको तो करेंगे ही, यूज़ करेंगे ही, ठीक है। डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करा जा रहा है, मोर देन 40% जो ट्राइबल हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। देन वन संरक्षण एवं जो संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेशल क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के लिए कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं इस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, दैट्स इट। वे फॉरवर्ड या के मेंस में आप अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, ये ऐसे में भी आ सकता है, ये वाला टॉपिक ना सिर्फ मेंस में ही नहीं, ये ऐसे में भी आपसे इस तरह का कोई टॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है, इसमें आप ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हो। रीजनल क्लाइमेट एंड स्पेसिफिक प्लानिंग है, हिमालयाज में लैंडस्लाइड सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल जोन्स हैं, स्ट्रेंथन कर रहा है इन्वायरमेंटल जस्टिस, फास्ट ट्रैक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इंप्रूव करना है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऑडिट्स वगैरह कराओ। कमिंग ऑन टू द पब्लिक कंसल्टेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने एग्जेम्प्ट कर दिया है जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एटॉमिक, क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। अब ये क्या है, कौन कौन से मिनरल्स की बात करी गई है, तो एग्जाम्पल्स हैं यूरेनियम, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जो आप देखते हो, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है किससे, पब्लिक कंसल्टेशन अंडर EIA 2006, ठीक है। EIA 2006 से एग्जेम्प्ट कर दिया है, इसे बाहर निकाल दिया है। प्रोजेक्ट जो है अंडरगो किसके जाएंगे, सेंट्रल लेवल अप्रेजल के। क्या रीज़न है, EIA क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जो पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, 2006 का है ये। रीज़न क्या है भाई, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, स्ट्रैटेजिक यूज़ है, रिड्यूस इम्पैक्ट डिपेंडेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है हमें। देन ये है क्या, पब्लिक कंसल्टेशन इन EIA क्या है, ये ओपिनियन सीक करती है जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो लोकल पर्सन होते हैं। आप कुछ भी काम करने जाओगे, आप किसी फॉरेस्ट में कुछ काम करने जा रहे हो, तो वहाँ के लोकल लोगों से आप पूछोगे, जिनको डिस्प्लेस कर रहे हो आप, जो स्टेक होल्डर है, जिनको परेशानी होगी, जिनको अफेक्ट करेगा जो आप चीज़ करने जा रहे हो। आप कोई डैम लगाने जा रहे हो,
पूरा गांव तबाह हो जाएगा, उस डैम से मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप उनसे पूछोगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, कुछ जो अफेक्टेड पर्सन है, जो स्टेक होल्डर है, उनसे आप जाकर के ओपिनियन लोगे। फिर कैटेगरी वगैरह है यहाँ पे, पब्लिक हियरिंग्स होगी, रिटन रिस्पॉन्स लोगे। कंडक्ट कौन कराएगा, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यूटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। 45 डेज में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कुछ कंसर्न्स है, जब ये एग्जेम्पशन मिल रहा है तो कुछ कंसर्न है, जैसे कि ये डाइल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 21 एंड 48A। 21 इज फंडामेंटल राइट, कौन सा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 48A व्हाट इज, दिस इज DPSP। 48A इज DPSP, किसके बारे में है, मैंने आपको DPSP पूरी पढ़ाई है एक 10 मिनट के वीडियो में, सारी DPSP, और मैंने आपको DPSP 30 मिनट के वीडियो में पूरी एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ाई है। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि 48A आर्टिकल में क्या बात कही गई है। इज दिस आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बताइए, आप लोग भी थोड़ा याद करिए, एक्टिव रिकॉलिंग इसी को बोलते हैं। चाहे आप गलत लिखिए, दैट डजंट मेक अ सेंस, बट आप थोड़ा सा लिखिए, ठीक है। पुअर अप्रेजल क्वालिटी, रिस्क है, कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को वीक कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर सकती है जब आप सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। वायलेट कर सकती है ग्लोबल प्रिंसिपल्स, जैसे कि रियो डिक्लेरेशन, आरहूस कन्वेंशन 1998 का, ठीक है, पब्लिक ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस। ये जो EIA है, इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। इसमें वेरियस कैटेगरीज हैं। ऑडिट रूल्स, मैंने आपको हमेशा बताया, रूल्स हो, ऑर्डर हो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते एज कम्पेयर टू अ बिल और एन एक्ट, ठीक है। पर तब भी हम इसे तो पढ़ेंगे ही, हमारे इस के लिए कि भाई हमें संतुष्टि रहे कि हमने ये पढ़ा है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो MOEF जो CC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने नोटिफाई करे हैं ये ऑडिट रूल्स। एनवायरमेंट का ऑडिट होगा, एक सिस्टमैटिक ऑडिट, वेरिफिकेशन और एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट को जो कि अफेक्ट करेगा एनवायरमेंट को, इसके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। एक ऑडिट की व्यवस्था करी जा रही है एनवायरमेंट को लेकर के, ठीक है। एनवायरमेंट में भी ऑडिट होना चाहिए कि किस तरीके से एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा कोई भी प्रोजेक्ट, आने वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इवैल्यूएट करेगा जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है। इंडिया में ओरिजिन होता है इन द 1992, ठीक है। रूल 14 है, आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें, बिकॉज दीज आर रूल्स। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कुछ लीगल बेसिस देखो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। आपने UPSC दिया हो, UPPCS दिया हो, मैचिंग में इस तरह का क्वेश्चन आता है। UPPCS में 1 लाइनर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ देगा कौन से ईयर का है, ठीक है। मैचिंग में तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनाया, PYQs एनालाइज कर लो। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि भाई थर्ड पार्टी ऑडिट्स को इनेबल करेगा, ठीक, थर्ड पार्टी इनेबल करेगा ऑडिट। देन ऑडिट रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। देन वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स, ये भी रूल्स हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्सो रूल्स। ये भी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ने नोटिफाई करे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंज लाना चाहती है इन रूल्स में, कुछ अमेंडमेंट की बात करी गई है, कुछ संशोधन की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, इसके हाईलाइट्स है ये कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन। आप कुछ अगर कट रहे हो तो आप एफॉरेस्टेशन भी करो, पेड़ को उगाओ भी, ठीक है। ये आप बात करी गई है यहाँ पे। क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, अगर माइनिंग कर रहे हो कुछ सच मिनरल्स की, तो एक सी ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एटलीस्ट डबल द डाइवर्टेड एरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करो। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ ना, वन के संरक्षण एवं संवर्धन की बात करी गई है, तो सिर्फ एफॉरेस्टेशन पे फोकस है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एफॉरेस्टेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस है, इसी पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे और भी यहाँ पे एक्ट दे रखे हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को देखते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का इवोल्यूशन आपको कॉलोनियल एरा से देखने को मिलता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, देन 1878, 1927, देन आपको इंडिपेंडेंस के बाद 1980 में स्टेट सब्जेक्ट में है फॉरेस्ट, ठीक है। मूव टू कॉन्करेंट लिस्ट वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पहले स्टेट लिस्ट में था, आपको पता है 7 शेड्यूल में हमारी लिस्ट है, ठीक है। पहले स्टेट लिस्ट में था, देन पाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता है उस टाइम पे क्या था, इंटरनल इमरजेंसी का टाइम था, तो फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में मूव ऑन कर दिया गया था, ठीक। अभी आप लोग क्या मुझे बता सकते हो क्या फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में है। एक आपको केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 1996 में, TN गोवर्धनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, ठीक है। ये ब्रॉड इंक्लूसिव डेफिनेशन देते हैं फॉरेस्ट की, ठीक है।
फॉरेस्ट में आपको ऑल एरियाज जो फॉरेस्ट है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है ओनरशिप और क्लासिफिकेशन को हटा करके। ठीक, डिक्शनरी मीनिंग मैच कर रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है इसमें, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि टी.एन. गोवर्धन जो केस है दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये नई मेथोडोलॉजी ला रही है जो कि ग्रीन क्रेडिट को कैलकुलेट करेगी, जो ट्री प्लांटेशन है ग्रीन क्रेडिट रूल्स के अंतर्गत। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? स्टेट, यूटी, फॉरेस्ट जो भी आइडेंटिफाई करती है डिग्रेडेड लैंड्स को। ठीक, ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट की डेफिनेशन आपको पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, ये किस लिए होता है? ट्रेड करने के लिए होती है, एक्सचेंज करने के लिए होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, डेफिनेशन आपसे एक्चुअली ऐसे वन लाइनर्स में नहीं पूछी जाएगी, पूछा भी जाएगा तो स्टेटमेंट वाइज ही पूछा जाएगा। कमिंग ऑन टू और भी बहुत सारे इनिशिएटिव जो सरकार चला रही है एफॉरेस्टेशन को लेकर के, दैट इज मिस्टी स्कीम 2023 में बहुत रिसेंट की है। इन कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड है। कमिंग ऑन टू नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। भाई जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो विद इन द अर्थ आपको देखने को मिलती है, कुछ आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिल जाती है कई जगह। इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी टू री इन्फोर्स एफर्ट्स फॉर एन एनर्जी ट्रांजिशन। भाई ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल भी है, जो अर्थ के विद इन से हमें मिल रही है, तो इस पर फोकस जो है अब गवर्नमेंट कर रही है, स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन जो हिमालयन रीजन है, अरावली रीजन, नागा हिल्स में, महानदी वैली एंड द सोनाटा मतलब सोन, नर्मदा एंड तापी वाले रीजन में भी आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलती हैं। गोदावरी वैली, अंडमान निकोबार में भी, ठीक है, साउथ इंडियन जो रीजन है वहाँ पे भी, वेस्ट कोस्ट एंड कैम्बे बेसन में, ठीक, ये आपको हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पे मिल रही हैं। विजन क्या है हमारा? जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको एक मेजर पिलर बनाना है, रिन्यूएबल पिलर बनाना है इंडिया का नेट जीरो टारगेट अचीव करने के लिए बाय 2070 तक। नोडल एजेंसी वही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलो ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है, आप चाहो इसको पूरा रीड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको करना ही है। चलो, नेशनल बायोफंडी नेटवर्क एंड बायोइथरी पॉलिसी। 25 अगस्त 2025 को इंडिया की पहली नेशनल बायोफंडी नेटवर्क लॉन्च करा जाता है। इसी दिन एनिवर्सरी हो रही है, फर्स्ट एनिवर्सरी हो रही है बायोइथरी पॉलिसी की। बायोइथरी क्या है? बायोइथरी है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024। ठीक है, पहली है, फर्स्ट एनिवर्सरी है। मिनिस्ट्री कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। विजन क्या है? इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है उसको डबल करना है, $300 तक बनाना है, $300 बिलियन तक बनाना है 2030 तक। कब तक? 2030 तक $3 बिलियन बनाना है। फोकस सेक्टर क्या है? बायोथेरेपेटिक्स, कार्बन कैप्चर, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, दैट्स इट। की फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इनोवेशन करना है हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बायो फंड्रीज जैसे कि बायो एआई हब्स को सेटल करना है, बनाना है, टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन करना है, ग्रीन ग्रोथ हो, जो सर्कुलर बायो इकोनॉमी मॉडल्स हों, पीपीपी मॉडल पे बेस्ड हों, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अचीवमेंट्स भी आप पढ़ सकते हो जैसे कि ब्रिक, नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करा हमने। ठीक है, चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं। रिवर पोल्यूशन इन इंडिया, पर जो हमारा सीपीसीबी है मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने एक असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज करी है, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फ्रॉम रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2025। बात क्या है इसमें? करंट स्टेटस आप देखो यहाँ पे तो 296 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस आपको देखने को मिलता है 271 रिवर्स में अक्रॉस 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में 54 रिवर्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है, पोल्यूटेड स्ट्रेचेस देखने को मिल रहे हैं। मेजर पोल्यूटेड रिवर्स में यमुना, साबरमती, चंबल, तुंगभद्रा और सरभंगा मिल रही है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम हमेशा से ही यूपीएससी का फेवरेट रहा है। क्वेश्चन कई बार बनता है, चाहे ट्रिब्यूटरीज से हो, चाहे डायरेक्टली कहाँ पे माउथ बना रही है, कौन सी चीज़ें और भी कर रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, की रिकमेंडेशंस हैं इसकी। ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसने फैक्चुअल वगैरह रिपोर्ट दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेकर के कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंप्लेन क्या थी? फॉरेस्ट राइट्स हैड नॉट बीन सेटल्ड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इनको सेटल नहीं करा गया है, तो ये न्यूज़ में आ गए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ देखनी है कि भाई कितने नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, क्या क्या, कौन सा ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ये सब नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर लो या फिर जैसे भी आप करना चाहो साउथ टू नॉर्थ, आपको याद होने चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स रिसाइड करती हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन फील्ड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कंसीव करा है नीति आयोग ने, उसको अप्रूव कर दिया गया था 2021 में। नोडल एजेंसी इसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या देखना है? एक गालाथिया बे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखो,
इंदिरा पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है, कैम्बल पे है, ठीक है, टाउनशिप वगैरह एरिया। अब यहाँ पे डेवलपमेंट करा जा रहा है अंडमान वाले रीजन में, ठीक है, पावर प्लांट लगा रहे हैं, गालाथिया नेशनल पार्क यहाँ पे मिल रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये, ठीक है। तो अंडमान पहले, निकोबार पहले, सारी चीज़ें आपको ऑन द मैप पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मलक्का स्ट्रेट के पास में है, ग्लोबल ट्रेड के लिए की है, इंडिया मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी, ठीक है। इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे पीवीटीजीज, कितनी पीवीटीजीज हमारे पास 75, ठीक है। शोम्पेन ट्राइब रहती हैं, अंडमानीज, निकोबारीज, ठीक है, उनको डिस्प्लेसमेंट का रिस्क है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन भी हो जाएगा, ग्लोबल रिस्क भी है, हाई सेस्मिकली एक्टिव जोन है यहाँ पे। डैम सेफ्टी इन इंडिया में डैम्स को लेकर के सेफ्टी इश्यूज बढ़ रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स इरोड होते जाते हैं, तो डैम्स जो है वो वीक होते जाते हैं, ठीक है। बहुत भी पुराने डैम्स भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अगर कोई अर्थक्वेक भी आता है तो भी डैम इंड्यूस्ड भी हो सकता है वो, ठीक है। वाटर अगर ज़्यादा स्टोर हो जाएगा एज पर द कैपेसिटी तो बाढ़ भी आ सकती है, डैम्स टूट भी सकते हैं। तो इस तरीके को लेकर के एक रिपोर्ट है यहाँ पे डैम सेफ्टी के लिए, ठीक है, डेवलप करा गया है, रिसर्चर्स ने बताया, एक असेसमेंट है कि भाई इस तरीके से इरोड हो रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एजिंग हो रही है क्योंकि डैम्स की, और बहुत सारे डैम्स जो आज हम प्रेजेंटली देखते हैं वो ब्रिटिश सर्स के टाइम के बने हुए हैं। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, भाई आपने देखा होगा रिसेंट में अभी कितने सारे डिजास्टर हुए, स्पेशली इन द हिल स्टेट्स, जो भी हिली रीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, लैंड जो सबसिडेंस कर जाता है, रिवर कट कर देती है पूरे एरिया को, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, स्नोफॉल वाले रीजन में एवलांचेस आ रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह की वजह से रेनफॉल में वेरिएबिलिटी आ रही है, जब होना चाहिए तब नहीं होता, नहीं होना चाहिए तब हो जाता है, ला नीना, एल नीना के इफेक्ट, ठीक है। ये जो रिस्क इंडेक्स है इसके बारे में कुछ बात है कि डिजास्टर फाइनेंसिंग एंड प्रिपेयर्डनेस के लिए है, जो मल्टी हजार्ड रिस्क है, ठीक है, उसको गाइड करने के लिए ये सारी बात यहाँ पे करी गई। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी एनडीआरएफ को कुछ स्टेट कंटीजेंसी फंड्स के लिए एलोकेशन करा था, ठीक। आपको ये बात समझ आई, इतना आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर का रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज क्योंकि बढ़ रहा है, एंड कंसर्न्स है भाई, यूनिफॉर्म मैट्रिक्स फेल कर रही है, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, बहुत सारे हजार्ड्स को कैप्चर करा जा रहा है, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स हो, ठीक है, रिसोर्स मिसमैच कर जाते हैं, ठीक है। जो लो डीआरआई वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे इनसफिशिएंट फंड मिलता है, ठीक है, वहाँ पे हाई रिस्क तो बहुत है बट फंड्स वहाँ पे एलोकेट नहीं करे जाते हैं, रिस्क बहुत है पर फंड्स का एलोकेशन बहुत कम है, ठीक है। वे फॉरवर्ड ये भाई अडाप्ट कर लो इन सारी चीज़ों को, ठीक, और 5 ईयर का प्लान वगैरह बनाओ, रिव्यू करते रहो उसको। चलो, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आता है, ठीक है, इसमें क्या है, ये पहली बात तो 6th एडिशन है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ये टॉप परफॉर्मर्स है। कौन कौन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा, इतना याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेवलप कौन कर रहा है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कौन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बस। मॉनसून रिलेटेड एक्सट्रीम इवेंट्स भाई आपको पंजाब में फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मॉनसून इराटिक हो रहा है, ठीक है, कैसा भी हो रहा है, अनोमलीज आ रही हैं, विंड्स वीक होती जा रही हैं, इंटेंस और शॉर्ट बर्स्ट हो रहे हैं, रेनफॉल वगैरह हो रहा है यहाँ पे। एल नीनो का वीकेज जो लिंक है वो वीक हो रहा है, ठीक है, एल नीनो का लिंक जो है वो वीक हो रहा है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, ऑल्टर हो रही हैं वो सारी चीज़ें। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इन सारी चीज़ें, मॉनसून पैटर्न का चेंज होना, भाई डिजास्टर आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, डेंगू वगैरह फैल सकता है, हीट स्ट्रेस हो सकता है, फोरकास्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हिंडर कर रहा है ये सारी चीज़ों में। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, भाई जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने हाईलाइट करा है कुछ चीज़ें कि वाटर साइकिल जो है वो इंक्रीजिंगली इराटिक बन गई, कैसी भी बन गई है, मतलब अनोमलीज आ गई हैं उसमें, और एक्सट्रीम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो, ग्लेशियर्स का लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है, कौन रिलीज कर रहा है, बस इतना देख लो, स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट, कौन, स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट। ग्रेट राइनो इवेंट, अभी वायनाड में, केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुई, इसको बोला गया है ग्रे राइनो इवेंट। ग्रे राइनो इवेंट ये क्या होता है, बेसिकली ग्रे राइनोज जो होते हैं वो हाईली प्रोबेबल होते हैं, किसके, हाई इम्पैक्ट के, बट ये सारे जो एरियाज होते हैं ना ये नेग्लेक्टेड होते हैं, सिस्टमैटिक डिस्ट्रप्शंस के लिए नेग्लेक्ट करे जाते हैं वो एरियाज होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी इनकी हाई रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रे राइनो इवेंट आपको वायनाड लैंडस्लाइड्स मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सुपर टाइफून, फिलीपींस को अफेक्ट कराता है सुपर टाइफून रागासा, क्या नाम है, रागासा, ठीक है, टाइफून। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए यहाँ की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कि कुछ टर्म्स है अलग अलग कंट्रीज के लिए यूज़ करे जाते हैं। अगर आप नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में तो बोलेंगे हरिकेन, साइक्लोन बोलेंगे इंडियन ओशन में जो भी आते हैं, टाइफून बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, विलीविलीज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ठीक है, जो सदर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे। इंपॉर्टेंट है ये। कमिंग ऑन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, भाई तो सवाल कोटे चिनाब नदी पे है,
ठीक है, चुनाव नदी पे। हियुई तातो ये आपको सियोम रिवर पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। हियुई तातो वन ये आपको सियोम रिवर अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर करता है, चाइना के बहुत क्लोज है। ऊजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुबनसिरी रिवर पे, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही है। सुबनसिरी रिवर ओरिजिनेट करती है तिब्बत से और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। ट्रांस हिमालयन एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है, ये बात याद रखना। बारल आइलैंड वॉल्केनो रिसेंट में इरप्ट हो गया है। एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको देखने को मिलता है, स्पेशली इन द अंडमान आइलैंड्स, नॉट इन द निकोबार रीजन बट स्पेशली इन द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, बोलते थे ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नहीं, बैरल आइलैंड देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऑन द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, स्ट्राटो वॉल्केनो है, लेओस में बना है स्ट्राटो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का रीजन में नाम चेंज हुआ था, श्री विजयालय कैपिटल का नाम चेंज हो गया था। कमिंग ऑन टू सोशल इश्यूज, भाई आपको पता है, सबको पता है, नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ, सुशीला कार्की हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया जब गवर्नमेंट का फॉलो हुआ। बहुत सारे रीजन थे, सोशल मीडिया पे बैन हो गया था, करप्शन था, नेपोटिज्म वाले रीजन थे और भी बहुत सारे। ठीक है, नेपाल में सारे चलता रहता है, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, तख्ता पलट जो है जेंसी कर रही है। ठीक, तो पॉलिटिकल चीज़ें गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDV। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके 20 साल कंप्लीट हो गए। किसी भी पॉलिसी के, किसी भी एक्ट के अगर कुछ ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन है जो कि वुमेन्स को राइट्स गारंटी करते हैं, आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 15 क्या है? प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस है, इकोनॉमिक अब्यूज, स्कोप क्या है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप या ठीक है फैमिलियल टाइज को लेकर के सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑल वुमेन, सारी की सारी वुमेन्स पे अप्लाई होता है। ठीक, सक्सेस क्या है? जुडिशियल एक्सपेंशन मिल रहा है, एक्सटेंडेड टू लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप तक इसे एक्सटेंड करा जा रहा है। हालांकि सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे, हमारा लॉ एक्सेप्ट करता है इसे। डिक्लाइन हो रहे हैं केसेस में, कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, सिविल रेमेडीज भी मिल रही है, जाकर के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस राइट्स, सब चीज़ मिल रही है वुमेन्स को। चैलेंजेस भी हैं, कन्विक्शन रेट इसका बहुत कम है। सोशल बैरियर्स आपको पता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं। ठीक, वे फॉरवर्ड क्या है भाई? स्ट्रेंथन करना है प्रोटेक्शन और ये करके एक्सपांड करना है वुमेन का फोकस्ड पुलिस यूनिट्स पे, ट्रस्ट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है शेल्टर होम्स और होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन, प्रमोट करना है एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, चैलेंज करना है पैट्रियार्की को, लेवरेज सिस्टम्स को बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज करना है जो सर्वाइवर इंडिपेंडेंस है उनको। फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में। ठीक है, फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हो रहा है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या चीज़ें हैं कि जो इंडिया का रूरल टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुका है, 2.1 हो गया है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें पढ़ो। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमेन कुड हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में एक वुमेन कितनी एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स को बर्थ दे सकती है इन हर लाइफ टाइम। ठीक है, और TFR तो आपको पता ही होगा। क्रूड बर्थ रेट, ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन इन द ईयर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, ये होता है, ये बात आपने देख ली। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हो, क्रूड बर्थ रेट हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख करके जाना। रीजंस फॉर डिक्लाइन, रीजन क्या है? फैमिली प्लानिंग, सोशल चेंजेस, भाई प्रमोट कर रहे हैं स्मॉल फैमिली को करने के लिए, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, लेट मैरिजेस होती हैं, करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट्स है, वीकन कर रहे हैं सन प्रेफरेंस, भाई मल्टीपल बर्थ्स में मेल चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा आपको पता है ना सोसाइटी प्रेशराइज करती है। इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, राइजिंग इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को। कमिंग ऑन टू ओबेसिटी एंड ओवरवेट, ये सब कोई टॉपिक नहीं है जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस जाए, बट यूनिसेफ ने 2025 में एक रिपोर्ट ओबेसिटी मार्किंग को लेकर के रिलीज करी है ग्लोबल न्यूट्रिशन शिफ्ट के लिए। पैरामीटर्स आप चेकआउट कर सकते हो, एक बार इस टॉपिक को चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। रीज़न क्या हो सकते हैं इसके? पिज्ज़ा, बर्गर, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर, सॉल्ट, फैट्स डोमिनेट कर रहे हैं इस चीज़ों को। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की वजह से, स्कूल मील्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं कुछ। ठीक, वे फॉरवर्ड भैया न्यूट्रिशन फूड को प्रमोट करो, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है, एंड लीगल मेजर्स को अपनाओ। ठीक, प्रमोट करो एक्टिविटी, फिट इंडिया, खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पॉश एक्ट की बात करी गई है। ठीक है, पॉश एक्ट क्या यहाँ पे बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आर नॉट वर्क प्लेस, एक्सक्लूड कर रहा है इसको पॉश एक्ट से। इतना ही देख लेना, विशाखा जजमेंट जो विशाखा गाइडलाइंस थी उन पर बेस्ड है 1997 की। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को वर्क प्लेस नहीं मानता है और उसको एक्सक्लूड कर रहा है पॉश एक्ट से। आप बताइए क्या ये कितना सही है और कितना गलत है?
वैसे तो सारी की सारी वर्क प्लेस को कवर करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एनजीओ हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो। ये क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को एज वर्क प्लेसेस क्यों नहीं मान रहा है? सोचिए इस बात को। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये एक अभियान है, तो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस अभियान को लॉन्च करा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का है, एक पोर्टल वगैरह बना दिया गया है जिसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। आंगनवाड़ी जो निक्षय मित्र हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सारी चीज़ें हैं। कम्युनिटी का रोल बहुत अच्छा है। प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय जेंडर स्नैपशॉट, यूएन वुमेन एंड यूएन देसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और उन्होंने रिलीज करी है ये एक जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट। ठीक है, क्या बात बोल रही है? पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी की बात करी गई है, हेल्थ, एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो फेस करती हैं, डिजिटल डिवाइड भी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मेल सेक्शन जो वुमेन्स हैं वो डिजिटल डिवाइड भी फेस करती हैं, क्लाइमेट रिसोर्सेज। ठीक, UEISE प्लस ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है। अलाइन किसके साथ है? जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ इसे अलाइन करा गया है। इंपॉर्टेंट है वही कवर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो बहुत सारी चीज़ें और भी बुक में हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू फोकस। NIRF रैंकिंग में आप देख लो, यूनियन गवर्नमेंट इसे रिलीज करती है। IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप कर रहा है। IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप करता है, और जो IISc बेंगलुरु है वो यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में टॉप कर रहा है। किसमें? यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में। रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिलीज करी है कि रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट। यंग एडल्ट इसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, 18 to 45 ईयर्स के जो विक्टिम है वो सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट शेयर आप देखिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा, इंक्लूडिंग आपको यहाँ उत्तर प्रदेश भी है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी, सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट्स में। मिटिगेट कैसे करा जा सकता है भाई? एडुकेट करो उनको रोड सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह कराओ, रोड भी तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एयर बैग्स होने चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के कुछ फीचर्स होने चाहिए, पेनल्टीज़ लगाओ, इमरजेंसी केयर वगैरह को बनाओ यहाँ पे। अब साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। AI एंड हेल्थ केयर बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया ज्वाइन कर रहा है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, स्ट्रेंथन करने के लिए AI ओवरसीट को हेल्थ केयर में। आपको पता है एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज समवॉट रिलेटेड टू AI, तो AI का यूज़ अब हेल्थ केयर में भी करा जा रहा है। तो इंडिया ने ज्वाइन कर ली है, हाँ, जेनेवा बेस्ड एक NPO के साथ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नीड क्या है भाई? स्ट्रेंथन करना है पेशेंट सेफ्टी को, डेटा प्राइवेसी को, एथिकल यूज़, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लायबिलिटी भी होनी चाहिए, हर चीज़ में AI है। ठीक है, फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल और इंक्लूसिविटी। भाई बायसनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, बहुत सारी जगह से इंडिया सीख सकता है, जैसे कि फिनलैंड से, सिंगापुर से, जिन्होंने इस चीज़ में ऑलरेडी जो है कुछ डेवलपमेंट कर ली है। बात करते हैं, रशिया ने डेवलप कर लिया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक mRNA कैंसर वैक्सीन। ठीक है, पर्सनलाइज है, mRNA कैंसर वैक्सीन है, 4 नॉन पैथोजेनिक वायरसेस को मिला करके बनाई गई है। ठीक, 100% सक्सेस मिल चुका है इसे प्री क्लिनिकल ट्रायल में। इतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। चैलेंजेस तो हैं, शॉर्टेज रिक्वायरमेंट्स है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, सॉरी, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं, फीवर हो सकता है, फटीग हो सकता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्टिवेटेड। आपको पता है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? चाइना में। इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? चाइना में। इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये न्यूट्रिनो को स्टडी करेंगे, जो घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जीरो चार्ज होता है, जीरो साइज के होते हैं और बहुत छोटे मास होते हैं। फोटोन के बाद ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वासीमून की। एस्ट्रोनॉमर्स ने आइडेंटिफाई करा है 2025 में PN7। क्या? PN7 ये एक टाइनी छोटा सा क्वासी मून है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को अबाउट 60 ईयर्स। सेलेस्टियल बॉडी है, सन को भी ऑर्बिट कर रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है प्लैनेट की तरह ही। ठीक, इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ सेटअप करा जा रहा है? तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। कितना? 20 करोड़ बैटरी पैक्स को एनुअली प्रोड्यूस करेगा ये, मतलब 20 करोड़ बैटरी पैक्स को हर सालाना ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक, रिचार्जेबल बैटरीज पे फोकस है, लिथियम आयंस को मूव करा जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, रिचार्जेबल है, लिथियम आयन है, बस लिथियम से रिलेटेड है, बस हरियाणा में है, पहली है, इंडिया की लार्जेस्ट है, नॉट द फर्स्ट बट इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लाइट वेट है। ठीक, चैलेंजेस तो हैं, हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल। ठीक है, करंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLMs की बात करी जा रही है, जैसे कि ChatGPT। कुछ लिमिटेशंस आपको इसमें देखने को मिलती हैं, बट जो HRM है ना, ये ह्यूमन ब्रेन पे बेस्ड है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की हायरार्किकल मल्टी टाइम स्किल प्रोसेसिंग पे बेस्ड है। ठीक है, मिमिक करता है जो हमारा ब्रेन वगैरह करता है। आयुर्वेदा आहारा, ये क्या है? ये FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक लिस्ट को रिलीज करा है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा आहारा के। ठीक है, इसमें क्या है?
जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करती है, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती है, इसको बिजनेस वगैरह हो सके इसका, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अंगारा करकाटी ये वीट बॉल्स हैं, कृषकरा ये खिचड़ी पना का ये फ्रूट ड्रिंक्स हैं, एंड गुलकंद इज रोज पेटल जैम होता है गुलकंद। द्रव्य पोर्टल फुल फॉर्म समझो इसका, डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। ये एक पोर्टल है। नेशनल आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 23 सितंबर 2025, 23 सितंबर 2025 को हम लोग आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स इट, इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। कमिंग ऑन टू और भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि कल्चर से रिलेटेड है। 200th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दादा भाई नारोजी की, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 200 साल हो गए इनको, ठीक है। 200 बर्थ एनिवर्सरी दादा भाई नारोजी की। क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1825 से लेकर के 1917 तक, मतलब ये आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले के, ठीक है। गांधी जी से आने के, मतलब गांधी जी आ चुके थे बट कुछ ऐसा मूवमेंट ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं करा था, तब तक की बात है। अनऑफिशियल एम्बेसडर भी है इंडिया के। फाउंडिंग मेंबर है। 1885 में आपको पता है कांग्रेस बन रही है, सेटअप हो रही है, ठीक। 1886 में आपको पता है चेयर करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, नॉट चेयर करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं 1886, 1893 एंड 1906 का जो सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट कौन होता है, दादा भाई नारोजी। जो गैप हो जाता है ना 1906 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में, आपको पता है 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है। तो उससे पहले का जो सेशन होता है उसको दादा भाई नारोजी चेयर करते हैं, और एक गैप जो होता है ना उसको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ये पहले इंडियन फिलोसोफर हैं एलिफेंस्टोन कॉलेज के, ठीक है। एलिफेंस्टोन कॉलेज के पहले इंडियन फिलोसोफर हैं, और ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इरेक्ट कर दिया गया था इनको 1875 में। मतलब इन्होंने 1857 की क्रांति देखी है। रेनोवे मजदासा सभा को इन्होंने को फाउंड करा था, एंड रश्त गुफ्तार को फाउंड करा था। रश्त गुफ्तार एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, इट्स अ न्यूज़पेपर। वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करते थे ये। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रपोंड करने वाले यही है कि इंडिया का पैसा विदेश में जा रहा है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब लिखते हैं। देखो, एक किताब लिखते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया, एक किताब लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से। वेलबी कमीशन जो रॉयल कमीशन आई थी उसके मेंबर थे ये। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी लिखते हैं। मॉडरेट फिलोसफी के थे ये, पीपीपी मॉडल पे काम करते थे, मतलब पिटिशंस, प्रेयर्स और प्रोटेस्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे, ठीक है। कोई रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट फेस नहीं है इनके अंदर। फाउंड इन्होंने करी थी लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दो एसोसिएशन जो आपको आउट ऑफ इंडिया देखने को मिल रही है, दादा भाई नारोजी ने ही बनाई थी, लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये पहले इंडियन एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, लिबरल पार्टी से, फिन्सबेरी सेंट्रल से इलेक्ट करा गया था। 10 कंक्लूजन यही है कि भाई दादा भाई नारोजी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है सोशल रिफॉर्म में, इकोनॉमिक क्रिटिक रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप इनकी रही है। दैट्स इट। 100 years have been completed of सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। इसके लीडर आपको ईवी रामास्वामी पेरियार देखने को मिलती हैं, ठीक है। ईवी रामास्वामी पेरियार। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ना, इट इज़ रिलेटेड टू साउथ इंडिया का सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है। लॉन्च किसने करा था इन द ईयर, पहली बात तो कब हो रहा है, 1925 में हो रहा है, ठीक है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने लॉन्च करा था, ठीक, इतना समझ लो। इसका जो बनाना था ना, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना था, जो कि कास्ट से, रिलीजन से, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज़ में, उससे सब ऊपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी हैं कि हम कास्ट के बेस पे भेदभाव, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव कर रहे हैं, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसके बीच में भेदभाव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों से अलग हट करके एक इगैलिटेरियन अप्रोच वाली सोसाइटी बनाने का इनका एम था, ठीक। अपोज क्या करते हैं, कास्ट जो देवदासी सिस्टम होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, विडो रीमैरिज के रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रमोट करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, ठीक है। कोई प्रीस्ट के बगैर जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस होते हैं, इनकरेज करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को। ईवी रामास्वामी पेरियार जो हैं, ये एक फिलोसोफर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, गांधी जी से भी इंस्पायर हैं, ठीक है। गांधी जी के खादी से, टेम्पल इंड्री प्रोग्राम से। कुदी वरीसूल इन्हें पब्लिश करते हैं, कुदी वरीसूल तमिल वीकली है, जो टाइटल था इसका वैकॉम वीरन एंड पेरियार, ठीक है। ये फाउंड करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, किसके साथ, सिंगारावेलु चेट्टियार के साथ। सिग्निफिकेंस तो है ही इसके इतने बड़े लेवल पे जो मूवमेंट था। और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं और एंटी कास्ट मूवमेंट है, जैसे कि सत्यशोधक समाज बाई ज्योतिराव फूले। 1873 में इन्होंने लोअर कास्ट एजुकेशन और एंटी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ये मूवमेंट था। SNDP मूवमेंट बाई नारायण गुरु केरला में था, ये भी साउथ इंडिया में था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा बाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये दलित एडवांसमेंट के लिए एक इनिशिएटिव था। वैकॉम सत्याग्रह की टेम्पल रोड एक्सेस जो अप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए डिमांड कर रहा था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये भी बाबा साहब ने बनवाया था दलित राइट्स के लिए। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये गांधी जी का एफर्ट था अनटचेबिलिटी को इराडिकेट करने के लिए।
फाइड वर्ल्ड कप हो रहा है गोवा में, ठीक है, 2025 में फाइड वर्ल्ड कप हुआ गोवा में। 1924 में फाइड की फाउंडेशन रखी गई थी एंड पेरिस में इसके हेडक्वार्टर आपको लुजॉन स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे होता है, तो लिवरपूल यूके में होता है। तो जास्मीन और मीनाक्षी ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और गोल्ड मेडल भी जीता, ठीक है। जास्मीन और मीनाक्षी ने पार्टिसिपेट तो करा था एंड गोल्ड मेडल भी जीता साथ में। राजा पृथु राय, ये कामरूप असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये खेन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, 13th सेंचुरी के। इन्होंने बहुत अच्छा, आपको इसका जो कंट्रीब्यूशन है आपको इनका देखने को मिलता है। इन्होंने डिफीट करा था क्योंकि बख्तियार खिलजी के अटैक को, ठीक। जैसे कि लचित बरफुकन अगर आपको याद हो तो अहोम डायनेस्टी से। मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड पहली बार एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, एडुकेट गर्ल्स एनजीओ। क्या है एनजीओ का नाम? एडुकेट गर्ल्स एनजीओ। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एडुकेट गर्ल्स एनजीओ एंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 1958 में पहला अवार्ड मिलता है, एशियाज हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है, नोबेल प्राइज भी कह सकते हैं इसको। चलो, ज्ञान भारतम पोर्टल भाई यूनियन बजट में आया। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, सर्वे है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये एक मिशन है। चलो, एथिक्स से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ हैं, ठीक। अब इसमें ना हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली एमसीक्यू पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक, क्योंकि केस स्टडी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में आपसे पूछा जाता है, बट केस स्टडी ना आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हम सारे मंथ की केस स्टडीज़ और एथिक्स का जो पोर्शन है वो इकट्ठे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर से इसका इतना ज़्यादा लिंकेजेस है नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा लिंकेज है नहीं। स्टैटिक हो, लेक्सिकॉन आप पढ़ते स्टैटिक है, पीवाईक्यूज आप लगाइए एथिक्स के, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक आध दो एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है, और रिवाइज करते हैं फटाफट से। गवर्नमेंट स्कीम्स बचा है, तो गवर्नमेंट स्कीम जो सितंबर में न्यूज़ में है दैट इज पीएम स्वनिधि, मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अप्रूव कर दिया रीस्ट्रक्चर, इसका एक्सटेंशन बढ़ा रहे हैं हम लोग इसको बियॉन्ड 2024 स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए। कब आई थी ये स्कीम? तो जब कोविड-19 आपको पता चल रहा था 2020 में, तब ये स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाई गई थी, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स जो रिलायबल फाइनेंस उनको मिले, उनका बिजनेस ग्रोथ कर सके, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराया जा सके। तो एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग इज डन बाय द सेंट्रल। मिनिस्ट्री कौन है इसकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ठीक है, इतना याद रखना है। पहले मंथ में कितना कितना क्या, या आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं नहीं बोलूँगी मत पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ सकते हो। पीएम स्वनिधि योजना है ये। क्विक फैक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, रिवाइज कराऊँ? चलो रिवाइज कराते हैं। हमने सबसे पहले पॉलिटी में क्या पढ़ा था? क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, ठीक है। जुडिशियल पेंडेंसी, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। नेशनल मेडिकल कमीशन के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन जो है वो डिजिटाइज करने की कुछ बात कर रही थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई 25th मीटिंग हुई है इसकी तियानजिन चाइना में, ठीक है। लाओस को एज अ पार्टनर कंट्री एडमिट कर लिया गया। 27 कंट्रीज एंड 10 मेंबर्स और 17 पार्टनर्स। इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में आप डोकलाम देखते हो, गलवान वैली देखते हो, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। इंडिया जापान में क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको? जापान में जाओ, होन्शु, काइडो, शिकोको, क्यूशु को बताया मैंने। इंडिया इजराइल, पूरी लोकेशन आपने इजराइल की देखी, यहाँ पे गाजा देखा। वेस्ट बैंक पैलेस्टीन की बात करें, डेड सी है, सी ऑफ गैलिली, गोलन हाइट्स, सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी से कनेक्टेड है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया डिफेंस सेक्टर को लेकर के, ठीक है। इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने आईसीसी पढ़ा था जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में था। इंडिया पार्टी नहीं है, इंडिया के साथ इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना पार्टीज नहीं है। आईसीसी के डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। जीएसटी हमने पढ़ा, जीएसटी में हमने आर्टिकल देखा 279A जीएसटी काउंसिल के लिए था। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017 का, ठीक है। इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है, हमने क्या बात पढ़ी इसमें कि ताइवान 60% वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इंडिया का फुल्ली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये बात याद रखना। विक्रम का 32 बिट प्रोसेसर इंडिया का पहला इंडिजिनसली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। पीएम मित्र स्कीम देखिए किसके लिए थी? टेक्सटाइल वगैरह के लिए थी, प्रमोट करने की बात करी थी, अप्रैल सेक्टर को, ठीक। स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें कुछ खास नहीं था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करा था? वीपो रिलीज करा था। इंडिया के रैंक 38 है, ठीक। पॉलीमेटालिक सल्फाइड से क्या होता है? गोल्ड वगैरह मिलता है, इसमें बताया था ना मैंने आपको। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मेरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम थी। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। साइबर क्राइम इन इंडिया, किस तरीके से साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट वगैरह की बात करी थी मैंने आपको यहाँ पे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग आप देख रहे हो, ठीक है। ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए जो भी चीज़ें करी जाती है, क्रिमिनल चीज़ें करी जा रही हैं यहाँ पे। इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिज्म, ये भी मैंने आपको बताया था। मेरीटाइम कॉर्पोरेशन है, इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट जो भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडियन ओशन से। पीस पैक्ट हो गया मणिपुर में कुकीज़ो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, रीजन जो डिस्प्यूटेड था, लड़ाई वगैरह हो रही थी।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे चलाया गया था नक्सलिज्म को हटाने के लिए, एंटी नक्सल ऑपरेशन था। यूएन हाई सीज ट्रीटी, जो भी ऑप्शन आपको बताया, सॉरी जो भी एरियाज जो है आपको मेरीटाइम सेक्टर में जो नेशनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन दे आर कंसिडर्ड एज हाई सीज, ठीक है, अनक्लॉज के अंदर है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करिए हमने, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। रिवर पोल्यूशन इन इंडिया देखा कि कितनी सारी रिवर्स जो है वो पोल्यूटेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में बात करी, बीईई इसको रिलीज कर रही थी, डेवलप कर रही थी। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, भाई पानी किस तरीके से हैं, ठीक है, कौन से ग्लेशियर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, ड्रॉट्स कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है, फॉसिल फ्यूल वगैरह क्या है, 2030 तक इसके जो लेवल्स है वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे, वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, लिमिट कर रहे हैं वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है। ग्रे राइनो इवेंट हमने पढ़ा, कहाँ पे देखा था हमने? वायनाड में, याद करो, यहाँ पे लिखा नहीं है पर वायनाड में था। फिर सुपर टाइफून देख लो, कहाँ पे था? फिलीपींस में था, क्या नाम था? रागासा, ठीक है, और कहाँ पे विलीज बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं, वो देख लेना। बैरल आइलैंड वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया देखने को मिलता है, अंडमान आइलैंड्स में है, ठीक। जल्दी प्रोटेस्ट हो गया नेपाल में, तख्ता पलट हो गया सरकार का। फिर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट पढ़ा हमने। डिक्लाइन हो रहा है फर्टिलिटी रेट इन इंडिया में, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ जो वुमेन बियर करती है चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, टोटल फर्टिलिटी रेशियो कहते हैं। इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको पढ़ ज़रूर लेना। ओबेसिटी एंड ओवरवेट को लेकर के हमने एक देखा कि किस किस तरीके से ओबेसिटी हो रही है, ओवरवेट हो रहे हैं लोग, ठीक है, कुछ जेनेटिक्स हैं, कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट है। पॉश एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस जो थी 1997 की, कि भाई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सीएमएस ऑन एजुकेशन, भाई एनएसओ ने रिलीज कराए, ठीक है, मॉस्पी एनएसओ ने रिलीज कराए। रशिया ने बना ली है कैंसर के लिए वैक्सीन, ठीक है, एमआरएनए पे बेस्ड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट डिटेक्टर एक्टिवेटेड कहाँ पे? जियांजिंग, चाइना में, ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, चाइना में है। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिस्टेंस, ठीक है, ब्लैक होल वगैरह को स्टडी करेंगे, इवेंट होराइजन वाले को। क्वासी मून हमने देखा कि इसी की तरह सेलेस्टियल बॉडी है, सन को ऑर्बिट करता है। हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल है, ठीक है, सन को ऑर्बिट करता है, किसको ऑर्बिट करता है? सन को ऑर्बिट करता है। द्रव्य पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत द्रव्य पोर्टल। क्या यार, मैंने जब ये क्वासी मून बताया तो मैंने ये तो नहीं बोल दिया कि ये अर्थ को ऑर्बिट करता है? तो देखो, अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता, सन को ऑर्बिट करता है। किसको? सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सन को ऑर्बिट करता है। किसको? सन को ऑर्बिट करता है। दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, फिलोसोफर है, प्रोफेसर है, ठीक है, अनऑफिशियल एम्बेसडर है इंडिया के। 100 ईयर्स हो गए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, ईवी रामास्वामी पेरियार। फाइट वर्ड का पढ़ा, वुमेन जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसको भी देखा है, यहाँ पे वुमेन और मेन दोनों हैं। राजा पृथ्वीराय, ये कामरूप से आपको बिलोंग करते हैं, खेल डायनेस्टी के हैं। बख्तियार खिलजी के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी थी। मैग्सेसे अवार्ड इंडियन एनजीओ है, उसे मिल रहा है, ठीक है। फिर मॉरल इंटीग्रिटी, बिग टेक एथिक्स, ये एथिक्स में देखा। पीएम स्वानिधि हमने पढ़ी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए थी, वहाँ हुआ के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ आपके लिए एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, इस बुक ने एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कर रखे हैं। अब एमसीक्यू आप कैसे सॉल्व करोगे? आप अगर मुझसे बोलो तो एमसीक्यू मैं क्या करती हूँ, अभी एक तो सॉल्व कराती हूँ, फिर उसके बाद मेरी क्या प्लानिंग है? मेरी ये प्लानिंग है कि मैं एक बड़ा वीडियो लाऊंगी जिसमें हम 6 मंथ्स के एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये जो एमसीक्यू है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो यहाँ पे ना बहुत टाइम जाएगा, और आप अगर चाहो तो आप 1-2 पढ़ो, समझ आते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हर एक टॉपिक से ना यहाँ पे एमसीक्यू है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951 डिस्क्वालीफाई करता है, कंसीव करता है जो 2 और मोर ईयर्स के लिए उनको कन्विक्ट करा गया है। इलेक्शन कमीशन रिड्यूस कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम, ठीक है, सेक्शन 11 के अंतर्गत। तो भी पढ़ाओ, दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें सही है बिल्कुल यहाँ पे जो बोली गई है। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन किसके लिए थी? कुछ डिजिटल गवर्नेंस के बेसिस पे था ना, तो डेटा ड्रिवन डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। आप ऑप्शन देखो, सही आंसर पे पहुंचो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ I2U2? I2U2, भाई सऊदी अरेबिया पार्ट नहीं है इसका, सऊदी अरेबिया इज नॉट द पार्ट, ठीक है। मैंने बताया आपको कौन कौन पार्ट है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे डेफिनेटली बताइए। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर विच क्राइम्स, कौन कौन से क्राइम के लिए? जेनोसाइड के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, या फिर क्राइम ऑन एग्रेशन के लिए? सारे ही क्राइम्स के लिए, पहली बात तो, ठीक है, सारे ही क्राइम्स के लिए। तो इस तरीके के एमसीक्यू यहाँ पे देख रखे हैं। ये पहला मैगजीन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सजेशन चाहती हूँ। आप लोग मुझे अगर बताओगे कि आप वीडियो बनाओ, पूरी मैगजीन पे बनाओ, एमसीक्यू भी कवर कराओ, तो मैं डेफिनेटली एमसीक्यूज भी कवर कराऊंगी पूरी मैगजीन के साथ। देखो, हमें कुछ भी करके 1.5 से 2 घंटे लगेंगे एक मैगजीन को पढ़ने के लिए। 1 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए इस मैगजीन से हमें मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, और मिनिमम 1 आवर 30 मिनट्स तो लगेगा ही लगेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। और अगर एमसीक्यू आप लोग एक ही साथ पढ़ना चाहते हो देन इट्स गुड, नहीं तो एक एमसीक्यू के सेशन लेकर के आएंगे जिसमें 3-3, 4 महीने के एमसीक्यू करते रहेंगे और समझते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। बिना समझे अगर करेंगे तो फिर फ्रूटफुल नहीं रहेगा इतना, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा
तभी इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तब अगर हम 4 महीने बाद इसको पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो टॉपिक हमने मंथली मैगजीन से कवर करा था वो MCQ के फॉर्मेट में हमारा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हो, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे डेफिनेटली बताना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। लालच में बता जाना कि नहीं मैं ही पढ़ लूँ, नहीं, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर किसी भी तरीके का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।